कहानी के पार्ट 3 को समझने के लिए पहले पार्ट 2 को देखें। डिनर करने के बाद डेविन और गोल्डी सो जाते हैं। सो तो गए थे लेकिन उनकी आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उनके दिमाग में बस एक बात चल रही थी कि आखिर सुबह फैसला किसके हक में आएगा। कहीं मोहित पैसे के दम पर जज को ही अपने पक्ष में ना कर ले। इधर सिंघानिया को भी खबर पहुंच चुकी थी। ये मामला अब कोर्ट में चला गया तो उसने अपने असिस्टेंट को लगा दी और अपनी प्लानिंग पूरी तरह से समझा दी। वहीं दूसरी सुबह 4 बजे ही डेविन उठकर छत पर चला गया। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। रात को वो भी सोच ही रहा था कि मुझे कोर्ट में क्या बोलना है। तभी गोल्डी आ जाता है और कहता है, क्या कर रहा है डेविन इतनी रात को? तभी डेविन बोला, कुछ नहीं गोल्डी, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए ऊपर आ गया। तो गोल्डी कहता है, तू टेंशन मत ले, हमने सारे सबूत वकील साहब को दे दिए हैं और हमने वकील भी टॉप लेवल का चुना है, इसलिए तू मानकर चल, फैसला अपने ही पक्ष में आएगा और कल तक सिंघानिया और उसका बेटा रिमांड के दौरान गिड़गिड़ाते हुए मिलेंगे। अब सुबह के 9 बज चुके थे, इसलिए जयवीर जी, गोल्डी और डेविन कोर्ट के लिए निकल गए, क्योंकि 10 बजे सुनवाई जो होने वाली थी। अब ये तीनों समय से 10 मिनट पहले ही कोर्ट पहुंच चुके थे। सुनवाई भी स्टार्ट हो चुकी थी। सबसे पहले मोहित के वकील ने खड़े होकर अपना पक्ष जज के सामने रखा। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल मिस्टर मोहित का इसमें कोई दोष नहीं है। पहले भी ये साबित हो चुका है कि मिस रिद्धि का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ मिस्टर मोहित को सिर्फ इसलिए ही फंसाया जा रहा है क्योंकि मिस रिद्धि के फैमिली मिस्टर मोहित से कंपनसेशन चाहती है, पर मिस्टर मोहित ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। तो मिस रिद्धि की फैमिली ने इन पर यह घटिया इल्जाम लगा दिया। मिस्टर भाटी ने अपनी बात कही, जो कि मोहित के वकील थे। इधर कर्ण और उधर अपने वकील के कहने का वेट कर रहे थे, पर वो तो चुपचाप ऐसे बैठा था जैसे उसे किसी से कोई मतलब ही ना हो। तभी कर्ण बोला, ये कुछ कह क्यों नहीं रहा? कर्ण ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा। तभी जज बोले, मिस्टर त्रिपाठी, आपको कुछ कहना है? जज साहब ने मिस्टर त्रिपाठी से कहा। तो मिस्टर त्रिपाठी अपनी जगह से उठते हुए बोले, यस माय लॉर्ड। जज साहब ने उन्हें कहने के लिए कहा तो मिस्टर त्रिपाठी ने अपना मुंह खोला। माय लॉर्ड, मुझे बस मिस्टर मोहित से रिक्वेस्ट करनी है कि वो मिस रिद्धि की फैमिली को कंपनसेशन दे दे। मिस्टर त्रिपाठी के इतना कहते ही कर्ण और उधर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कर्ण उसी पल गुस्से में अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, ये सब क्या बकवास कर रहे हैं आप? रुद्र ने भी कर्ण को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे भी इस घटिया वकील पर गुस्सा आ रहा था। तभी कर्ण ने मिस्टर त्रिपाठी को घूरते हुए कहा, मेरी रिद्धि का एक्सीडेंट नहीं बल्कि खून हुआ था। हमने सारे सबूत भी आपको दे दिए थे। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब ने अपना हथौड़ा पटकते हुए नाराजगी से सबको शांत रहने के लिए कहा। तभी मिस्टर त्रिपाठी बोला, माय लॉर्ड, इनकी तरफ से मैं अदालत से माफी मांगता हूँ। ये मिस रिद्धि के मंगेतर थे और उनकी मौत से इनके दिमाग पर गहरा असर किया है। मिस्टर त्रिपाठी ने जज साहब की तरफ मुड़ते हुए कहा। अब कर्ण का गुस्सा 7वें आसमान में था। वो एकदम से कूदकर अपने वकील के सामने जा पहुंचा और उसकी गर्दन पकड़ ली। सब शॉक्ड हो गए। कुछ कांस्टेबल्स और रुद्र ने कर्ण को रोका। कर्ण ने खुद को छुड़ाया और सामने टेबल पर मौजूद अपना फोन ले लिया, जो मिस्टर त्रिपाठी ने वहां रखा हुआ था। वहां मौजूद फाइल्स भी कर्ण ने ले ली थी और बोला, ये सारे सबूत है जज साहब, जो साबित करते हैं कि मेरी रिद्धि का एक्सीडेंट नहीं हुआ है और उसका जिम्मेदार भी यही है। कर्ण ने मोहित की तरफ इशारा किया। जज साहब कर्ण की हरकत से कुछ खास खुश नहीं हुए थे, फिर भी इन्होंने इशारे से अपने बगल में खड़े शख्स से फाइल लेने के लिए कहा। कुछ देर बाद जज ने वो फाइल पूरी पढ़ी और उसके साथ ही उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया। मिस्टर कर्ण, आपने कोर्ट का वक्त बर्बाद नहीं किया, बल्कि यहाँ के रूल्स भी तोड़े हैं। इसके लिए आपको पूरे 15 दिन के लिए रिमांड में रखा जाएगा और इस फाइल में कोई सबूत नहीं है, बल्कि वो रिपोर्ट है जिसे ये साबित होता है कि ये कोई मर्डर केस नहीं है बल्कि एक्सीडेंट हुआ है और मोहित सिंघानिया का इसमें कोई दोष नहीं है। वो बेकसूर है, इसलिए वो कोई कंपनसेशन नहीं देंगे। जज साहब ने गुस्से में कहा। तभी कर्ण बोला, एक मिनट जज साहब। कहते हुए कर्ण ने अपने फोन में कुछ किया, पर उसके फोन में रिद्धि के कॉल की लास्ट रिकॉर्डिंग गायब थी। तभी एक आवाज आई, द कोर्ट इज एग्जर्ट।
जज साहब अपना फैसला सुनाकर वहां से चले गए। तभी कर्ण के हाथ से उसका फोन छूट गया। सब धीरे धीरे वहां से चले गए। रुद्र और जयवीर जी कर्ण के पास आए, पर उससे पहले ही कुछ कांस्टेबल और सीनियर ऑफिसर्स वहां आ गए। कांस्टेबल्स ने कर्ण को पकड़ लिया। कर्ण को वो सब अपने साथ कोर्ट से बाहर ले गए। रुद्र और जयवीर जी भी उन्हीं के पीछे पीछे चले गए। कुछ कांस्टेबल कर्ण को बाहर ले आए थे। तभी मोहित बड़ी ही स्माइल किए कर्ण के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ कि रिधि का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था, वो भी मेरे हाथों से। पता है कैसे? कहकर मोहित हंस दिया, पर उसकी हंसी उसके मुंह में ही दब गई। रुद्र ने आगे बढ़कर उसके मुंह में मुक्का जड़ दिया। मोहित की हंसी पल में गायब हो गई। उसने अपनी जलती आंखों से रुद्र की तरफ देखा। रुद्र भी बेहद ही गुस्से में था। कर्ण भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसे मोहित पर बेहद गुस्सा आ रहा था। मोहित ने भी रुद्र पर हाथ उठा दिया, पर उसी पल जयवीर जी बीच में आ गए और उनके मुंह में जोरदार मुक्का पड़ गया, वो भी मोहित का। जयवीर जी वहीं गिर जाते, पर रुद्र ने उन्हें संभाल लिया। वो जयवीर जी को खड़ा करके मोहित की तरफ बढ़ा ही था, इतने में ही जयवीर जी ने उसे पकड़ लिया और नाव में गर्दन हिला दी। मोहित के इतने बुरे बर्ताव के बाद भी वहां खड़े ऑफिसर ने कुछ नहीं कहा। कर्ण उस ऑफिसर को ही घूर रहा था, पर वो जैसे वहां होकर भी नहीं था। तभी एक आवाज आई, ऐसे क्या देख रही हो? अब तो तुम तीनों भी भुगतोगे मेरे बेटे को कोर्ट तक लाने की सजा, क्योंकि कोई ऐसी जेल नहीं बनी जहां सिंघानिया का बेटा जाए। सिंघानिया ने उन सबके सामने आते हुए कहा, और ये 15 दिन तो तुम्हारे लिए बेहद ही खतरनाक रहने वाले हैं। सिंघानिया ने कर्ण की तरफ देखते हुए बड़ी ही स्माइल के साथ कहा, पर कर्ण पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो अब भी सिंघानिया को घूर रहा था। इसे हमारे पुराने बंगले ले जाओ और वहीं बांधो, इससे तो अपना हिसाब मेरा बेटा ही लगा लेगा। सिंघानिया ने वहां खड़े मौजूद ऑफिसर से कहा। ऑफिसर ने अपना सिर हिला दिया। तभी रुद्र बोला, ये क्या बकवास है? मेरा दोस्त कहीं नहीं जाएगा। रुद्र ने आगे आकर कहा तो उस ऑफिसर ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, मुझे मेरा काम पता है। अगर तूने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की ना, तो तुझे भी अंदर डाल दूंगा। जीप में डालो इसे। ऑफिसर ने गुस्से में कांस्टेबल से कर्ण को जीप में डालने को ऑर्डर दिया। जयवीर जी तो चोट आई थी, वो बस वहीं खड़े थे। सब अपनी नम आंखों से देख रहे थे। इन 20 दिनों में क्या से क्या हो गया था। अचानक ही उनकी आंखों में अंधेरा छाने लगा और वो वहीं निढाल हो गए। कर्ण को तो लोग वहां से ले गए। रुद्र का ध्यान जयवीर जी की तरफ चला गया। सिंघानिया भी अपने बेटे के साथ वहां से चला गया। वहां बस रह गया तो रुद्र और उसकी बाहों में उसके पापा, जिन्हें कोई होश नहीं था। जयवीर जल्दी से अपने पापा को अपनी बाहों में लिए उठा और तेजी से बाहर की तरफ दौड़ा। रुद्र ने एक टैक्सी रोकी और जल्दी से हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। टैक्सी तेजी से वहां से निकल गई। अभी कुछ ही मिनट हुए थे टैक्सी को निकले हुए कि उनकी टैक्सी वहां मौजूद ट्रैफिक में फंस गई और अटक गई। रुद्र की सांसें, उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। रुद्र ने टैक्सी से बाहर निकलकर देखा तो वहां गाड़ियों का हुजूम निकला हुआ था। रुद्र के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। उसने अब ज्यादा नहीं सोचा और टैक्सी वाले को उसके पैसे देकर उसने अपने पापा को अपने कंधे पर उठा लिया और तेज कदमों से गाड़ियों के बीच से निकलने लगा। गाड़ियों के हॉर्न की आवाज और लोगों की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ ही नहीं रही थी, ना ही कुछ महसूस हो रहा था। उसे उस वक्त महसूस हो रहा था तो सिर्फ अपने पापा की धीमी हुई धड़कनें। रुद्र के पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रुद्र ने अभी ट्रैफिक पार ही किया था कि उसकी नजरें सामने पड़ी, जहां कुछ लोग जानबूझकर उन लोगों को रोक कर खड़े थे। देखने से ही वो सब गुंडे लग रहे थे। पुलिस भी खड़ी थी वहां पर, वो भी पब्लिक को रोके हुए थे। रुद्र ने उन्हें इग्नोर किया और आगे बढ़ने को हुआ। तभी एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, कहाँ? उस आदमी ने रुद्र को पीछे की तरफ धकेलते हुए कहा। रुद्र ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ने लगा, और वो 2 ही कदम चला था कि उस आदमी ने रुद्र के पैर के आगे अपना पैर कर दिया। रुद्र के कदम तेज थे, इसलिए वो संभल नहीं पाया और मुंह के बल गिर गया। उसके पापा भी उसके कंधे से लुढ़क कर दूसरी तरफ गिर गए। रुद्र फौरन अपने पास गया और उन्हें अपनी बाहों में लेकर देखने लगा। कुछ देर पहले
जो धड़कनें रुद्र को धीमी पड़ती महसूस हो रही थी, वो बंद हो चुकी थी। रुद्र के हाथ अपने पापा के सीने पर जम से गए। उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था वहां। उन आदमियों को भी ये महसूस हो चुका था, तो उन्होंने जयवीर जी को उठाना चाहा, पर रुद्र ने उन्हें धकेल दिया और जयवीर जी को खुद में समेटने लगा। उसने इतने कस कर उन्हें पकड़ लिया जैसे कोई उन्हें उससे दूर कर रहा हो। पर सच तो यही था कि वो चाहे कितनी कोशिश कर ले उन्हें रोक नहीं सकता था, क्योंकि वो तो पहले ही जा चुके थे। अब रुद्र की आंखें रोना चाहती थी, पर आंसू जैसे आंखों में बर्फ की तरह जम गए थे। पहले अपनी जान से प्यारी बहन और उसके बाद उस पर जान देने वाले पापा, दोनों को ही उसने खो दिया उसने अपना पूरा अस्तित्व ही। तभी कुछ ऑफिसर्स आगे आए और उन्होंने रुद्र और उसके पापा को साइड कर दिया। उनके साइड होते ही तमाशा देखने वाली दुनिया हो गई खुद में ही बिजी। सच तो यही है कि जनाब, किसी को फर्क नहीं पड़ता औरों के गम और तकलीफ से। बात आई अपने पर तो वही लोग उस भीड़ में सहारा ढूंढते हैं जो खुद कभी इसी भीड़ में शामिल होकर न जाने कितनों को ऐसे देखकर छोड़ आए थे। रुद्र इस मतलबी दुनिया को देख हल्के से मुस्कुरा दिया, पर आंखें वो ना मुस्कुरा सकी और जो जम जम गए थे आंसू उनकी आंखों में बहकर जयवीर जी के चेहरे पर गिरने लगे। तभी रुद्र बोला, मैं अकेला रह गया पापा। आपने कहा था ना कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ, हमेशा आप हो साथ। पर नहीं, आप ही छोड़कर चले गए क्यों? सिसकता था वो। रुद्र पर कोई फर्क नहीं था उसके पास जो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कहे कि वो अकेला नहीं है, कोई है उसके साथ। पर नहीं, कोई भी नहीं था वहां। उसका दोस्त कर्ण भी तो नहीं था उसके साथ। तब भी एक आवाज आई, ओह, बहुत अफसोस हुआ जानकर कि तुम्हारे पापा नहीं रहे। एक अफसोस भरी आवाज रुद्र के कानों में पड़ी। तभी रुद्र ने अपना सिर उठाकर देखा तो सामने सिंघानिया खड़ा था। उसे देखते ही रुद्र का गुस्सा बढ़ गया। तभी मोहित बोला, डैड, अब चलो भी, इतनी सजा काफी हो गई इसके लिए। अब दूसरे को देख ले। गाड़ी में बैठे मोहित ने रुद्र को घूरते हुए कहा। रुद्र उसी पर उठकर मोहित की तरफ बढ़ने को हुआ, पर तभी कुछ देर पहले सबको रोक कर खड़े गुंडे ने उसे पकड़ लिया। मोहित उसे देख गाड़ी से बाहर आ गया, फिर एकदम से उसके सामने खड़े होते हुए बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? कुछ भी नहीं। इतना कहते ही मोहित के लब मुस्कुरा उठे और वो आंखों में सेट्स चढ़ाते हुए पलट कर चला गया। उसके साथ ही सिंघानिया भी चला गया। दोनों बाप बेटे अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। रुद्र अपनी गुस्से से भरी आंखों से उन्हें घूर रहा था। जैसे ही गाड़ी रुद्र की आंखों से ओझल हुई, रुद्र अपने सामने खड़े गुंडे को जोर से धक्का दे दिया। वो गुंडा पीछे की तरफ लगभग गिर गया। ये देखते ही बाकी के गुंडों ने रुद्र को मारना शुरू कर दिया। रुद्र पहले ही बहुत थक चुका था अपने पापा को कंधे में डाले इतनी दूर आते तक, इसलिए वो उन गुंडों के सामने ज्यादा देर तक ना टिक सका। रुद्र को पीट पीट कर वे गुंडे वहां से चले गए। रुद्र वहीं निढाल सा पड़ा खुले आसमान को घूर रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के किनारों से आंसू की बूंदें बहकर जमीन को गिला करने लगी। उसे इतनी चोट आई थी कि उसका पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। उसकी पलकें भी बोझ जैसे होने लगी थी। तभी एक आवाज आई, आपको पता है, आपका आप जैसा भाई सबकी किस्मत में नहीं है। यू आर दी बेस्ट। रुद्र के कानों में रिद्धि की आवाज गूंज गई और रुद्र की बंद आंखें खुल गई। तभी रुद्र ने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपने पापा के पास आ गया। अपने पापा को ऐसे देख रुद्र तड़प कर रह गया। उसने टैक्सी रुकवाई और अपने पापा को लेकर वो वहां से चला गया। लगभग 13 दिन बीत गए। रुद्र ने अपने पापा का अंतिम संस्कार कर दिया था और कर्ण को सिंघानिया ने कहाँ रखा था ये भी पता कर लिया था। 2 बार कर्ण की जगह बदली गई थी, जिस वजह से रुद्र को उसे ढूंढने में वक्त लग गया था। एक मीडियम साइज के कमरे में
कमरे के बीचों बीच कर्ण को बांध कर रखा गया था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और शरीर पर जख्म बेहिसाब थे। देखकर लग रहा था कि उसे कितनी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। पर उसके बाद भी कर्ण किसी पत्थर की मूर्ति सा बैठा हुआ था। उसने खुद को छुड़ाने की जरा भी कोशिश नहीं की थी। उसी कमरे के एक तरफ मौजूद सोफे पर मोहित नशे की हालत में बैठा कर्ण को घूर रहा था। कर्ण को देखकर ही उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कर्ण का खामोश रहना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गुस्से में उठा और अपने उसने अपने पास मौजूद लोह की रॉड कर्ण की तरफ फेंक दी, पर वो कर्ण को नहीं लगी। तभी गुस्से से भरा मोहित वहां से चला गया। दूसरे दिन भी मोहित का यही सिलसिला था। रुद्र की पूरी कोशिश थी कि वो कर्ण को किसी तरह से वहां से निकाले, पर वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। अगले दिन मोहित फिर कर्ण पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। तभी सिंघानिया वहां आ गया और बोला, मोहित, तुम्हें अभी इसी वक्त नोएडा जाना होगा। सिंघानिया ने मोहित के पीछे आते हुए कहा। मोहित ने कहा, पर ये मोहित के हाथ अब तक रुक चुके थे और उसने कर्ण को घूरते हुए कहा। तभी सिंघानिया बोला, वो सब मैं देख लूंगा, तुम जाओ पहले वहाँ वहाँ के इन्वेस्टर्स को संभालो। सिंघानिया ने कहा तो मोहित वहां से चला गया। उसके जाते सिंघानिया भी कर्ण को घूरते हुए वहां से निकल गया। वो एक फार्म हाउस जैसी जगह थी। सिंघानिया ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और बाहर खड़े लोगों को कुछ इशारा किया तो उन्होंने अपना अपना सिर हिला दिया। कर्ण अंदर अकेला था। कुछ देर के बाद ही कुछ अजीब सी आवाज सुनकर कर्ण ने अपनी नजरें घुमाई। उसी पल कमरे में मौजूद खिड़की का दरवाजा हल्का सा खुला। कर्ण की आंखें सिकुड़ गई। तभी वो खिड़की पूरी तरह से खुला और एक साया तेजी से अंदर आया। कर्ण को उसे पहचानते देर नहीं लगी। वो रुद्र था। रुद्र ने कर्ण को रस्सियों से आजाद कर दिया और बोला, चल जल्दी यहाँ से, बाहर खड़े लोग इस फार्म हाउस को चलाने वाले हैं। कहकर रुद्र ने कर्ण को उठाना चाहा, पर कर्ण अपनी जगह से नहीं हिला। तब कहीं रुद्र का ध्यान कर्ण पर गया। इतनी बुरी तरह से उसे टॉर्चर किया गया था। रुद्र ये देख फिर से टूट सा गया था, पर फिर भी उसने अपने भाव चेहरे पर आने नहीं दिए और बोला, मुझे पता है तू कमजोर है, ना ही तू हारा है, बस तू उस वक्त में रुक गया है जब तूने अपनी जिंदगी खोई। पर तुझे आगे बढ़ना है कर्ण, मेरे लिए और अपनी रिधि के लिए। रुद्र ने कर्ण का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। ना चाहते हुए कर्ण की आंखें नम हो गई और वो वहां से जाने के लिए अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करके खड़ा हो गया। तभी कमरे में धुआं बढ़ने लगा। तभी रुद्र बोला, लगता है सिंघानिया के लोगों ने बाहर से आग लगा दी, मतलब कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। चल जल्दी, कहकर रुद्र कर्ण को खिड़की के पास ले आया और बोला, चल पहले तू बाहर निकल। रुद्र ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा तो कर्ण बोला, पहले तू जा। इतनी देर में कर्ण ने ये एक ही वाक्य कहा था। रुद्र की आंखें नम हो गई और उसने नाराजगी से कहा, मुझे तुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, चल जल्दी बाहर निकल, वरना मैं भी नहीं जाऊंगा। रुद्र की इस जिद के कारण कर्ण ने उसे कुछ पल घूर कर देखा, फिर रुद्र की मदद से पहले वो वहीं वहीं से निकल गया। उसके जाते ही कर्ण ने खुद की मदद की बाहर निकलने में, पर वो रुद्र की ज्यादा मदद ना कर सका। रुद्र खुद ही बाहर आ गया और फिर कर्ण को लेकर वो पीछे के रास्ते से अपनी बाइक तक पहुंच गया। कर्ण को पीछे बैठने का इशारा करके रुद्र ने बाइक स्टार्ट कर दी। कर्ण भी रुद्र को पकड़कर पीछे बैठ गया। कुछ देर के बाद रुद्र ने बाइक एक घर के आगे रोक दी। वो घर ना तो कर्ण का था और ना ही उसके खुद का। रुद्र बाइक से उतरने लगा, पर तभी उसने कर्ण का पूरा भार खुद पर महसूस किया और रुक गया। रुद्र ने किसी तरह कर्ण को संभाला और बाइक से उतर गया। बाइक से उतरते ही रुद्र ने कर्ण को भी बाइक से उतार दिया। कर्ण, जिसने ना जाने कितनी ही रात जाग कर काट काट दी थी, रुद्र का साथ पाते ही बेफिक्री से सो रहा था। इतने दर्द में भी कहीं ना कहीं सुकून था उसके चेहरे पर, रुद्र के साथ होने का सुकून। रुद्र ने कर्ण को संभाला ही था, कितने में ही घर के बाहर काका आ गए, जो पहले कर्ण के लिए काम करते थे। कर्ण को ऐसे देखकर वो घबरा गए और कर्ण को अंदर ले जाने में उन्होंने भी रुद्र की मदद की। कर्ण अब भी नींद में ही था और एक कमरे के बेड पर लेट लेट गया था। डॉक्टर उसके जख्मों को साफ करके दवा लगा रहे थे। कर्ण को तो जैसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखी और रुद्र के पास आकर, जख्म गहरे हैं,
पानी पानी से कुछ दिन दूर रहे तो बेहतर है और पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 1 महीना लग सकता है, डॉक्टर ने कहा और दवाई की पर्ची रुद्र के हाथों में थमाकर वो वहां से चला गया। तभी रुद्र ने एक नज़र कर्ण की तरफ देखा, फिर वहां से बाहर चला गया। सुबह कर्ण की आंखें खुली तो अपने सामने रुद्र को देखते ही वो बेड से उठने लगा, पर रुद्र उसके पास आकर बैठ गया और बोला, तुझे रेस्ट की जरूरत है। रुद्र ने कर्ण को लेटाना चाहा, पर कर्ण नहीं माना और बैठ गया। कुछ देर के बाद रुद्र ने काका से कहकर खाना मंगवाया और कर्ण को खिलाने लगा। कर्ण का मन तो नहीं था, पर रुद्र को मना भी नहीं कर पाया और उसे ही देखते हुए उसने खाना खत्म किया। रुद्र ने उसे पानी पिलाया तो गिलास कर्ण ने थामते हुए कहा, अब इतना भी स्पेशल ट्रीटमेंट मत दे। कहकर कर्ण ने खुद ही पानी पी लिया। गिलास साइड में रखते हुए कर्ण ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये किसका घर है और अंकल कहाँ है? कर्ण का सवाल सुनते ही रुद्र खामोश हो गया। साइड में खड़े काका ने भी सिर झुका लिया। तभी कर्ण फिर बोला, बोलना। कहते हुए कर्ण ने अब रुद्र की तरफ देखा। रुद्र के एक्सप्रेशन से कर्ण एक पल को घबरा गया। कर्ण ने कहा, अब तू बोल रहा है या? कर्ण अभी कह ही रहा था कि रुद्र एकदम से उसके गले लगकर रो पड़ा और बोला, पापा भी मुझे छोड़कर चले गए यार, ये सब उस सिंघानिया। कहते कहते रुद्र चुप हो गया, पर कर्ण को तो समझना था। वो समझ चुका था। उसके हाथों की मुट्ठियां भींच गई थी। तभी रुद्र ने खुद को संभाला और तेजी से वहां से चला गया। कर्ण वहीं बैठा एकटक सामने दीवार को घूर रहा था। ऐसे ही दिन ढल गए और रात हो गई। घर से कोई भी बाहर नहीं निकला। सब रात का खाना खाकर सो गए। काका अपने कमरे में तो वहीं रुद्र कर्ण के साथ। अगले ही दिन कर्ण और रुद्र की नींद काका की आवाज से खुली। कर्ण और रुद्र दोनों ही उठकर काका को देखने लगे तो काका ने उनकी तरफ अखबार बढ़ा दिया। रुद्र ने अखबार लिया और अपनी उन्हें आंखों से उसे एक नजर देखा, पर फ्रंट पेज पर छपे कर्ण की तस्वीर देखते ही रुद्र की नींद भाग गई। उसने हेडलाइन पढ़ी तो उसमें और भी गुस्सा आ गया, जिसमें लिखा था, एसआई कर्ण दीक्षित फरार। उसके बाद रुद्र ने आगे की न्यूज पढ़ी। रिमांड से छूटते ही एसआई कर्ण दीक्षित ने किया अपने ही जूनियर अफसर देवराज पर हमला। देवराज अब भी सीरियस कंडीशन में है, हॉस्पिटल में एडमिट है और अब कर्ण दीक्षित फरार है। ये न्यूज देखते ही रुद्र ने अखबार फेंक दिया तो कर्ण बोला, क्या हुआ? कर्ण ने रुद्र से पूछा तो रुद्र ने उसे सब बता दिया। तो कर्ण कहता है, ये ये देवराज को मारकर मुझे बसाने के प्लान में है। शायद सिंघानिया को पता चल गया है कि मैं वहां से निकल गया हूँ। कर्ण ने कुछ सोचते हुए कहा। तभी रुद्र बोला, हमें देवराज को बचाना होगा ताकि वो सच्चाई बता सके। रुद्र ने कहा तो कर्ण ने नाराजगी से कहा, कोई जरूरत नहीं है। तभी रुद्र बोला, पर कर्ण। रुद्र ने कुछ कहना चाहा, पर कर्ण ने अपना मुंह फेर लिया और कड़े शब्दों में कहा, मर गया कर्ण उसी कोर्ट रूम में जहां उसे इंसाफ नहीं मिला। और अब ये डेविन सिर्फ कर्ण डेविन और अब ये डेविन उर्फ करण अपने लिए इंसाफ मांगेगा नहीं, बल्कि अपने साथ इंसाफ करेगा। तभी रुद्र बोला, ठीक है जो मर्जी कर। अब से ये रुद्र भी मर गया और अब से ये गोल्डी उर्फ रुद्र भी अपने मन की करेगा। कहकर रुद्र वहां से चला गया। कर्ण ने जाते हुए रुद्र को देखा और फिर अपनी नजरें घुमा ली। पूरे दिन रुद्र घर नहीं आया तो कर्ण परेशान हो गया। रात को जब रुद्र घर आया तो कर्ण ने गुस्से में कहा, कहाँ था तू इतनी देर तक? तो रुद्र बोला, न्यूज बनाने गया था। कहकर रुद्र वहां से चला गया। करण को रुद्र की बात समझ में नहीं आई। वो अभी भी जहां रुद्र गया था वहीं देख रहा था। अब कुछ देर के बाद रुद्र चेंज करके वापस आ गया और करण के पास बैठकर उसने टीवी का रिमोट उठाया और न्यूज चला दी। उसमें न्यूज आ रही थी, मुझ पर हमला कर्ण सर नहीं बल्कि राका ने किया था। मैं उसे जब पकड़ने उसके अड्डे पर गया था तब ये सब हुआ, देवराज ने रिपोर्टर से कहा। ये देखते ही कर्ण ने रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र चुपचाप टीवी देख रहा था। कर्ण खामोशी से उठकर काका की मदद से वहां से चला गया। कुछ दिन खामोशी से बीत गए। कर्ण खामोश था इसलिए रुद्र भी खामोश था। पर कर्ण ने सिंघानिया के लिए क्या क्या सोचा था ये तो आने वाला समय ही बताने वाला था। तभी कर्ण ने गुस्से में कहा, आज वो मोहित वापस इंडिया आ रहा है। रुद्र ने कहा, तो? रुद्र ने हैरानी से कहा। तभी कर्ण बोला, तो अब उसे मरना होगा। कर्ण ने
नफरत से कहा। तभी रुद्र कहता है, ये सब ठीक नहीं है कर्ण। अगर तुझे कुछ हो गया तो हम कोई और रास्ता ढूंढते हैं, पर तू उसके सामने नहीं जाएगा। तुझे मेरी रिधि की कसम, उसे सजा देने के लिए तू खुद पर कोई मुसीबत मोल नहीं लेगा। रुद्र ने कर्ण के कंधों पर पकड़ कसते हुए कहा। तभी कर्ण बोला, मैं उसे और सिंघानिया को नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद उस वकील को भी मरना होगा। कर्ण ने बेहद ही नफरत से कहा। तो रुद्र बोला, करूं? रुद्र ने अपना मुंह खोला ही था कि उसे खुद पर कर्ण की घूरती नजर महसूस हुई, तो वो चुप हो गया। कुछ देर के बाद ही दोनों एयरपोर्ट पर थे, पर आज मोहित की जगह उसके दो भाई वापस इंडिया आए थे, जो बाहर अपनी पढ़ाई के लिए गए हुए थे। महेश और मोहन सिंघानिया दोनों ही अपने बड़े भाई के लाडले थे, और उनका भाई अपने पापा का लाडला था। मोहित के बदले उनके भाइयों को देखकर कर्ण उर्फ डेविन का बेहद गुस्सा आया। दूसरे दिन ही मोहित और महेश घूमने गए, और इत्तेफाक से वहीं रिधि और डेविन भी थी। उनकी हरकतें देखकर डेविन ने रुद्र को मैसेज करके बुला लिया। वो रुद्र को मैसेज मैसेज ही कर रहा था कि तभी उसके गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा, और उसी पल डेविन ने भी सामने देखा और अपना हाथ उठा दिया। डेविन को जरा भी अफसोस नहीं हुआ था उस पल में, क्योंकि उसने कुछ गलत किया ही नहीं था। अब तो उसे वैसे ही रुद्र और काका के सिवाय किसी से कोई मतलब नहीं था। अब हो गया है फ्लैशबैक खत्म। आपको समझ में तो आ गया होगा कि डेविन उर्फ कर्ण ने जिन दो लड़कों को आज पीटा था वो कौन है। अब आगे बढ़ते हैं। अपने सीने पर रिधि की तस्वीर रखे ही गोल्डी सोच रहा था। तभी डेविन उसके कमरे में आया। डेविन के हाथ से अब भी खून बह रहा था। वो आकर गोल्डी के बराबर लेट गया और उसके हाथ में अपना हाथ रख धीरे से बोला, माफ कर दे यार। अगले ही पल गोल्डी ने अपनी आंखें खोल ली, पर उसने डेविन की तरफ नहीं देखा, और साइड के ड्रावर से दवा निकाल कर उसने डेविन के हाथ को पहले कॉटन से साफ किया, फिर उस पर दवा लगा दी। डेविन ने कुछ नहीं कहा, बस एकटक गोल्डी को ही देख रहा था, जो उसे बुरी तरह इग्नोर कर रहा था। तभी डेविन बोला, अगर तूने मुझसे बात नहीं की तो ये दूसरा हाथ। डेविन अभी कह ही रहा था, तभी गोल्डी ने उसे घूर कर देखा, और तो डेविन चुप हो गया। इधर सिंघानिया गुस्से में इधर से उधर टहल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने किया होगा, और उसकी धमकी, ये सब याद करते ही उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक आवाज आई, सर। गार्ड की आवाज से सिंघानिया के कदम एकदम रुक गए, और उसने गार्ड की तरफ गुस्से से देखा। तभी गार्ड बोला, हमने काफी कोशिश की, पर पता नहीं लग रहा कि आखिर ये सब किसने किया है। गार्ड ने इतना ही कहा था कि सिंघानिया ने उसके पास आकर उसे खींच कर एक थप्पड़ मार दिया और बोला, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे वो किसी भी तरह मेरे सामने चाहिए। अगर मोहित को पता चल गया। सिंघानिया ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, क्या हुआ डैड? सिंघानिया ने अपनी नजरें गार्ड से हटाई तो उसकी नजरें सीधे मोहित पर पड़ी, जो बेहद ही सीरियस लुक के लिए अपने दोनों पॉकेट में हाथ डाले किसी तानाशाही की तरह लग रहा था। तभी सिंघानिया ने हैरानी से कहा, तुम तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना? तभी मोहित बोला, आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए? मोहित ने सिंघानिया के पास आते हुए कहा। उसके पीछे एक सर्वेंट था जो उसका बैग लिए आ रहा था। मोहित की बात सुनते ही सिंघानिया हल्के से मुस्कुरा दिया। तभी मोहित बोला, महेश और मोहन आए हुए हैं, इसलिए मैं भी आ गया, मोहित ने कहा, और सीधे उनके कमरे की तरफ बढ़ गया। मोहित। सिंघानिया ने मोहित को आवाज दी, पर मोहित सीढ़ियां चढ़ते हुए बोला, बाद में डैड, कहकर मोहित वहां से चला गया। मोहित ने मोहन के रूम के बाहर पहुंचते ही मुस्कुरा कर दरवाजा खोला। अंदर ब्लैंकेट में मोहन लिपटा हुआ था, पर ऐसा लग रहा था वो अकेला नहीं है। मोहित को अजीब लगा। मोहित। मोहित ने उसे आवाज दी। मोहित ने उसे आवाज दी। मोहित की आवाज सुनते ही मोहन ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया। मोहन के पास ही महेश भी था। मोहित की आवाज सुनकर दोनों खुश हो गए और तेजी से जाकर उससे लिपट गए। मोहित भी उन्हें देखकर मुस्कुरा उठा। फिर उसने उन दोनों को खुद से अलग करते हुए कहा, आज तुम दोनों साथ में कैसे? इतना सुनते ही महेश और मोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मोहित की तरफ देखा तो वो उन्हें ही देख रहा था। तभी मोहित की नजर अपने भाइयों के हाथ पर पड़ी तो वो बोला, क्या हुआ है? मोहित ने परेशान होते हुए कहा। अपने भाइयों के हाथ में बैंडेज देकर वो परेशान हो गया था। कुछ पल की खामोशी के बाद महेश और मोहन ने मोहित को सारी बात बता दी। तभी मोहित ने गुस्से में पूछा, तुम्हें पता है वो कौन थे?
तो वो बोले, पता नहीं भाई, हमने उस टाइम उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, पर उन दोनों में से एक ने दूसरे का नाम गोल्डी लिया था, बस वही याद है। मोहन ने कहा तो वो महेश ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। तभी मोहित बोला, तुम दोनों रेस्ट करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोहित ने अपने भाइयों को समझाते हुए कहा, पर भाई, महेश ने अपना मुंह खोला ही था कि मोहित की घूरती नजरें खुद पर महसूस हुई तो वो चुप हो गया। मोहित तेज कदमों से साथ रूम के बाहर चला गया। तभी महेश ने मायूसी से कहा, अब हमारी पार्टी का क्या होगा? तभी मोहन बोला, तू तो इससे कह रहा है जैसे भाई ने हमें पहली बार मना किया है, हमेशा की तरह आज भी रात में भाग जाएंगे। मोहन ने कहा तो महेश परेशान होते हुए बोला, पर हम पर अटैक हुआ है। तभी मोहन बोला, हाँ तो इस बार गार्ड को चकमा नहीं देंगे, वो हमारे साथ ही रहेंगे। मोहन ने कहा तो महेश ने उसकी तरफ खुश होकर देखा, फिर दोनों ही मुस्कुरा दिए। इधर मोहित ने अपने डैड से गुस्से होते हुए कहा, आपने मुझसे आखिर ये सब बात कैसे छुपाई? अगर छुपाई भी तो अब तक कुछ किया क्यों नहीं? तभी सिंघानिया बोले, वो दोनों कौन थे, कहाँ से आए और कहाँ गए, पता ही नहीं चला। तो वो तो बाहर के कैमरे से भी दूर थे जब इन्होंने महेश और मोहन को बाहर छोड़ा। सिंघानिया ने कहा, वो भी कम गुस्से में नहीं थे। अब मोहित गुस्से से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ गोल्डी ने डेविन के पास आकर कहा, मोहित वापस आ गया है, पता है? देवी ने बिना किसी भाव के कहा। उसकी नजरें अपने हाथ में मौजूद ब्लड पर थी। गोल्डी ने डेविन के हाथ से ब्लड ले ली और कहा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? डेविन ने गोल्डी की तरफ देखते हुए कहा, तुझे पता तो चल गया ना? इतना कहकर उसने गोल्डी के हाथ से अपना ब्लड लिया और अपने गले में पहने चेन में मौजूद डी लेटर के लॉकेट के साथ ही उस ब्लेड को भी उस चेन में फंसा लिया। अब तभी गोल्डी ने डेविन को टोका, अब कहाँ जा रहे तू? तो डेविन बोला, सुकून की तलाश में। इतना कहकर डेविन वहां से चला गया और गोल्डी ने मायूसी से अपना सर हिला दिया। वो भी डेविन के पीछे चला गया। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि बोली, थैंक यू भाई। रिद्धि ने मोबाइल की स्क्रीन ठीक होते ही सामने खड़े लड़के से कहा, जो उससे कम उम्र का था। तभी रिद्धि ने अपने बैग की पॉकेट से पैसे निकाल कर दिए और अपने मोबाइल के कैमरे को चेक करते हुए आगे बढ़ गई। वो मॉल के शॉप में थी और बाहर निकल गई थी। रिधि अभी कुछ कुछ ही दूर चली थी कि अचानक सामने से आते शख्स से टकरा गई और उसका मोबाइल उसके हाथ से स्लिप हो गया। एक बार फिर उसका मोबाइल नीचे गिरा था। रिधि बस अपने मोबाइल को ही घूर रही थी, तभी एक आवाज आई, सॉरी। एक अनजान सी आवाज से रिधि ने गुस्से से अपना चेहरा उठाकर सामने की तरफ देखा। सामने मोहित खड़ा था। उसने उसी एरोगेंसी लुक में मोहित ने जैसे ही रिधि की तरफ देखा, कुछ सेकंड के लिए वो अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पाया, क्योंकि रिधि सलवार सूट पहने बहुत ही सुंदर लग रही थी। अब डेविन और गोल्डी भी वहां पहुंच चुके थे। वो दोनों मोहित के पीछे थे। डेविन की नजर जैसे ही रिधि पर पड़ी, उसने गुस्से में कहा, ये यहाँ क्या करी है? तभी गोल्डी ने मोहित के एक्सप्रेशन नोटिस करते हुए कहा, ये कभी कभी नहीं सुधर सकता। तभी डेविन की नजरें भी मोहित पर टिक गई, जिसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए थे। उधर मोहित रिधि से कहता है, सॉरी, वो ध्यान नहीं था इसलिए। मोहित ने अपनी आंखों से शेड्स हटाते हुए अभी कह ही रहा था कि इतने में ही रिधि ने उसे गुस्से में टोका, तो आंख पर पर्दा डालकर क्यों चल रहे हो? मेरा मोबाइल खराब कर दिया। रिधि ने गुस्से से मोबा मोहित से कहा और अपना मोबाइल उठा लिया। अब रिधि गुस्से में वहां से जाने लगी तो मोहित ने उसे रोकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। तो रिधि के कदम रुक गए और उसने अपनी नजरें मोहित पर टिका दी, मानो कहना चाहती हो, अब क्या हुआ? तभी मोहित बोला, तुम इस शॉप से कोई भी मोबाइल ले लो, पेमेंट मैं कर दूंगा। मोहित के इतना कहते रिधि का गुस्सा और बढ़ गया और वो ठीक मोहित के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं तुमसे पैसे लेने के लिए तुमसे टकराई या नया मोबाइल लेने के लिए? पैसे मेरे पास भी बहुत है, वो भी खुद के। समझ में आई बात? इतना कहकर रिधि अपने बैग की पॉकेट में हाथ डाला तो कई सारे नोट उसके हाथ में आ गए, जिसमें कुछ 2000 के नोट थे तो कुछ 500 के। वहीं दूसरी गोल्डी मोहित से कहता है, सच में इसके पास तो बहुत पैसे हैं, लगता है ये सारे पैसे इसके मुंह पर मारेगी। गोल्डी ने सामने देखते हुए कहा। तभी डेवी ने भी चिढ़कर कहा, फिर तो
इसमें बड़ी बेवकूफ़ लड़की कोई नहीं होगी जो इस पर इतने पैसे फेंक दे। इधर मोहित खामोशी से खड़ा रिधि को ही निहार रहा था। रिधि ने वो पैसे वापस रख लिए और अपनी दूसरी पॉकेट में देखने लगी, पर वहाँ भी बड़े-बड़े नोट थे। तभी रिधि बोली, "1 मिनट हाँ।" रिधि ने मायूसी से मोहित से टाइम माँगा तो मोहित ने अपना सिर हिला दिया। फिर रिधि वापस उसी मोबाइल के शो पर चली गई, जहाँ से वो अभी बाहर निकली थी। वहीं मोहित और उसके गार्ड्स वहीं खड़े थे। गोल्डी और डेविन भी अपनी-अपनी जगह पर खड़े थे। तभी डेविन ने हल्के गुस्से में कहा, "ये बेवकूफ लड़की, ये आखिर कर क्या रही है?" तभी उन्हें रिधि वापस आती हुई दिखी, पर उसका मोबाइल उसके हाथ में नहीं था। रिधि मोहित के सामने आई और उसका हाथ पकड़ लिया। रिधि के नाजुक से हाथ का स्पर्श पाते ही मोहित के लब हल्के से मुस्कुरा उठे। रिधि ने मोहित का हाथ अपने सामने किया और उसमें एक का सिक्का रखते हुए उसने उससे कहा, "तुम बस इसी लायक हो। तुम्हारे ऊपर तो मैं अपना 1 रुपया भी खर्च ना करूं, पर तुम्हारे पैसे का घमंड है ना, तो उसके लिए 1 रुपये रख लो, टॉफी खाना।" रिधि ने कहा और अपने सामने आई हुई एक लट को उसने एक फूंक से साइड किया और वहां से दूसरी तरफ चले गए। वहीं मोहित ने अपने हाथ में मौजूद रिधि के दिए उस 1 रुपए के सिक्के को अपनी मुट्ठी में बंद करते हुए गुस्से में अपने गार्ड से कहा, "आज ये लड़के मुझे मेरे होटल रूम में चाहिए।" इतना कहकर मोहित ने अपनी आंखों में सेठ चढ़ाई और गुस्से में आगे बढ़ गया। एक गार्ड को छोड़ बाकी सब मोहित के पीछे चले गए। वहां रुका एक गार्ड रिधि जिस तरफ गई थी उसी तरफ चला गया। तभी डेविन मोहित के पीछे जाने को हुआ तो गोल्डी ने उसे रोकते हुए कहा, "डेविन, वो लड़की?" डेविन के कदम रुक गए और उसने उस तरफ देखा जहां मोहित मोहित का एक गार्ड गया था। डेविन ने एक गहरी सांस ली और वो फौरन उस गार्ड के पीछे चला गया। डेविन के जाते ही गोल्डी के लब मुस्कुरा उठे। इधर रिधि अपनी शॉपिंग में बिजी थी। वहीं वो गार्ड लगातार रिधि पर अपनी नजरें बनाए हुए था। वैसे वो इस वक्त पब्लिक प्लेस में खड़ी थी। रिधि ज्वेलरी शॉप में खड़ी अपने लिए ब्रेसलेट देख रही थी। वो ब्रेसलेट को देखती, अगर उसे ब्रेसलेट पसंद नहीं आता तो उसे रखकर वो अजीब सा मुंह बना लेती। तभी गोल्डी बोला, "इस लड़की की हरकतें कितनी क्यूट है ना?" गोल्डी ने रिधि की तरफ देखते हुए कहा। तभी डेवी ने चिढ़कर कहा, "अपनी बकवास बंद कर, उसे तो बस यहाँ ये सब देखकर चिढ़ सी मच रही है।" डेविन की नजरें ज्यादातर सिर्फ उस गार्ड की हरकत पर थी जो रिधि को घूर कर देख रहा था। अचानक रिधि की नजर एक सिंपल से ब्रेसलेट पर पड़ी जिसका डिजाइन तो यूनिक था, साथ ही बेहद ही सिंपल भी था, बिल्कुल उसके पसंद की तरह। रिधि ने वो सिल्वर का ब्रेसलेट अपने हाथ में पहन लिया और अपने सामने खड़ी सेल्स गर्ल से उसने उसका प्राइस पूछा। फिर पे करके वो जैसे ही पलटने को हुई उसके कदम ठिठक गए। उसकी नजरें सामने आईने पर टिक गई जहां से उसे डेविन का अक्स नजर आ रहा था। ना चाहते हुए भी रिधि के हाथ उसके गाल पर चले गए और थप्पड़ वाला मंजर एक और बार रिधि की आंखों के सामने घूम गया। रिधि ने अजीब सा मुंह बना लिया और पलट कर दूसरी शॉप में चली गई और डेविन को अपने पीछे आते देख उसने रास्ता बदल लिया। अब रिधि जहां जाती वहां डेविन को आते देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। अब रिधि वहीं एक शॉप के बाहर खड़ी हो गई। उसके कुछ दूर गार्ड खड़ा था जो अब तक रिधि की वजह से परेशान हो चुका था। तो वहीं डेविन भी गुस्से से गोल्डी को घूर रहा था। ये देखते कि गोल्डी दूसरी तरफ चला गया तभी रिधि डेविन की तरफ पलटी। डेविन ने फौरन अपनी नजरें फेर ली और अपना फोन निकाल कर वो उस पर कुछ टाइप करने लगा। तभी उसे उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं कहते हुए डेविन तेजी से पलट गया, पर अपने सामने रिधि को देखते ही उसके शब्द उसके गले में ही रह गए। रिधि का हाथ अब भी डेविन के कंधे पर ही था। डेविन ने अपने दांत पीस लिए और उसका हाथ गुस्से से दूर झटक दिया। डोंट यू डे डोंट यू डेयर टच मी। तभी रिधि बोली, "तो मेरे पीछे पीछे घूम रही हो?" "मैं नहीं, और ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है, ओके?" क्यों? "क्योंकि वो तुम हो नहीं। शरीफ लड़के सुंदर लड़कियों का पीछा नहीं करते," रिधि ने डेविन को घूरते हुए कहा। तभी डेविन ने फौरन उस पर से अपनी नजरें हटाई और बोला, "निकलो यहाँ से।" कहकर डेविन गुस्से में वहां से चला गया। रिधि ने भी गुस्से में अपने पैर पटके और पार्किंग साइड चले गए अपनी स्कूटी लेने। डेविन ने दूसरी तरफ चला गया। गोल्डी तो पहले ही उससे अलग हो गया था, इसलिए डेवी ने गोल्डी को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही गोल्डी ने कुछ कहने से पहले ही डेवी ने कहा, "कहाँ है तू?" तो गोल्डी बोला,
गाड़ी में बैठा हूँ। गोल्डी ने इतना ही कहा था कि उसकी नजर सामने रिद्धि पर पड़ी और उसके ठीक सामने आते मोहित के गार्ड पर, जिसके हाथ में शायद कोई पिन जैसी चीज थी। सिट एकदम से गोल्डी के मुंह से निकला और उसने बिना कुछ कहे कॉल एंड कर दिया। दूसरी तरफ कॉल के अचानक एंड होते ही डेविन भी तेजी से पार्किंग की तरफ बढ़ गया। पार्किंग साइड ज्यादा लोग नहीं थे। रिद्धि अपनी ही धुन में बैग की पॉकेट से अपनी स्कूटी की चाबी निकालने लगी। कुछ कदम और चलते ही वो अपनी स्कूटी के सामने खड़ी हो गई। रिद्धि ने स्कूटी में चाबी लगाई और फिर स्कूटी में लगे मिरर पर उसने खुद को देखना चाहा, पर तभी उसे शीशे में उसके पीछे आता आदमी दिखा जो हाथ में कोई सीरीज थामे हुए था। रिद्धि झटके से पलटी। तब तक गोल्डी वहां पहुंच चुका था, पर इससे पहले कि वो कुछ करता, रिद्धि ने सामने मौजूद गार्ड का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और अपने घुटनों से उसके पेट पर लगातार 2 बार वार किया। गार्ड दर्द से तड़प उठा और उसके हाथ से सीरीज भी छूट गई। तभी गोल्डी ने मुंह खोले हैरानी से रिद्धि को ही देख रहा था, पर अगले ही पल उसकी हैरानी मुस्कुराहट में बदल गई। गार्ड ने घूर कर रिद्धि की तरफ देखा तो रिद्धि ने एक गुस्सा उसके मुंह पर चढ़ दिया। उस गार्ड को ना ना तो कुछ करने का मौका दिया, ना ही बचने का। उसे क्या पता था कि ये पतली सी दिखने वाली लड़की असल में कितनी डेंजर है। रिद्धि ने अपने हाथ झाड़े और वापस अपनी स्कूटी की तरफ घूम गई, पर अगले ही पल वो वापस घूमी क्योंकि कुछ दूर पर ही डेविन खड़ा था। डेविन तेजी से रिद्धि के पास आ गया था। ये देखते ही रिद्धि के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। इससे पहले रिद्धि की स्माइल बड़ी होती, डेविन सीधे गोल्डी के पास जाकर बोला, तूने मेरा कॉल कट क्यों किया? तो गोल्डी ने सीधे उस गार्ड की तरफ इशारा कर दिया जो छटपटाते हुए नीचे पड़ा था। तभी डेविन ने हैरानी से कहा, इसे तूने मारा? तभी एक आवाज है, इसे मैंने मारा है, रिद्धि ने अपने हाथ बांधते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा। तो डेविन बोला, फिर तो हमें इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। डेविन ने बिना किसी भाव के कहा और गोल्डी को वहां से ले जाने लगा। तभी रिद्धि ने चिढ़कर कहा, इसने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो कि किसी को भी मार दूं। और डेवी ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। रिद्धि ने अपने सामने पड़े गार्ड को लात मारकर साइड किया और फिर अपने फौरन पुलिस को कॉल कर दिया। रिद्धि ने गुस्से में डेविन को घूरते हुए अपनी कंप्लेंट फोन पर ही लिखवाई और अपनी स्कूटी लेकर वहां से निकल गए। इधर गोल्डी ने गाड़ी में डेविन के बगल में बैठते हुए कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहा था? तुझे तो अब पुलिस वालों से चिढ़ थी ना? तभी डेविन बोला, अगर मैं नहीं कहता तो वो कंप्लेंट नहीं करती और वो गार्ड उसे गलत इल्जाम लगाकर सहा सकता था। डेवी ने कहते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। तो तभी गोल्डी ने सोचते हुए कहा, पर पुलिस वाले तो उससे मिले हुए हैं। तो डेविन बोला, सारे एक जैसे नहीं है, डेविन ने कहा और उसकी गाड़ी वहां से निकल गई। रिद्धि भी बड़बड़ाती हुई वहां से निकल गई। रिद्धि अपने कपड़े चेंज करके आई ही थी कि इतने में उसका फोन रिंग करने लगा। रिद्धि ने फोन की स्क्रीन पर देखा तो उस पर पापा लिखा फ्लैश हो रहा था। तो एक उदास रिद्धि के चेहरे में समा गई। रिद्धि ने कॉल रिसीव किया। इससे पहले रिद्धि कुछ कहती, सामने से गुस्से भरी आवाज उभरी, आखिर तुम चाहती क्या हो? हर जगह मेरा नाम बदनाम कर रखा है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, रिद्धि संभल जाओ और चुपचाप वापस घर आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? रिद्धि खामोशी से सब सुन रही थी। तभी पीछे से एक औरत की आवाज आई, अभी वो नादान है, आप माफ। इस आवाज के बाद जोर से किसी चीज की गिरने की आवाज आई और कॉल एंड हो गया। रिद्धि की आंखों में आंसू आ गए और वो फौरन एक साइड रखकर वहीं बैठ गई। वो रिद्धि के कानों में अपनी माँ की आवाज गूंजी, तुम अब यहाँ आना भी मत कभी। यहाँ इंसान नहीं सिर्फ जानवर रहते हैं। रिद्धि ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और जोर से रो पड़ी। अब कुछ देर के बाद ही रिद्धि एकदम नॉर्मल हो गई और अपनी स्कूटी लिए वो अभी बाहर जा ही रही थी। तभी मीनाक्षी ने आकर उसे रोकते हुए कहा, रुक जा, आज मैं भी तेरे साथ क्लब चलूंगी। रिद्धि ने कुछ नहीं कहा और वो दोनों ही क्लब की तरफ बढ़ गए। साई नाइट क्लब। मोहित के भाई हमेश महेश और मोहन अभी तक आए क्यों नहीं? आज तो पार्टी देने वाले थे वो दोनों, एक लड़के ने कहा। वहां 4 लड़के खड़े थे जो आपस में बात कर रहे थे। तभी एक आवाज आई, वो देखो आ गए वो दोनों। दूसरे लड़के ने एंट्रेंस की तरफ इशारा करते हुए कहा तो बाकी सभी उसी तरफ देखने लगे। तभी मोहन और महेश ने एकदम हीरो की तरह एंट्री ले, पर तभी एक लड़का जिसका ध्यान उन पर नहीं था
वो महेश से टकरा गया। सॉरी, उस लड़के ने कहा और वहां से जाने लगा। तभी मोहन ने उसे खींच कर एक थप्पड़ मार दिया जो उसके पास थे। उसका ध्यान उन्हीं पर चला गया। लड़के ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए तो मोहन ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, हमने माफ करना ही नहीं बल्कि सजा देना सीखा है, और ये सजा तो बहुत कम है। तभी सामने खड़े लड़के को मोहन पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने उस पर हाथ उठा दिया। पर इससे पहले वो लड़का मोहन को छू भी पाता, उसके गार्ड्स ने आकर उसके उस लड़के को पकड़ लिया और बाहर ले गया। इधर महेश और मोहन वापस से अपने दोस्तों के पास चले गए। बाहर गार्ड्स उस लड़के को खींचते हुए अपने साथ ले जा रहे थे और वो लड़का छटपटाता हुआ खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी उस गार्ड्स में से एक का फोन बजा तो उसने कॉल रिसीव कर लिया। उधर से एक अनजान सी आवाज आई, तुम लोग क्या कर रहे हो? एक अनजान आवाज सुनते ही गार्ड्स ने नजरें उस तरफ की तो उसके सामने रिधि खड़ी थी और उसके पीछे मीनाक्षी उसे ही घूर रही थी। मीनाक्षी कितना भी मना कर ले रिधि को कि वो किसी के मैटर में ना पड़े, पर रिधि तो रिधि थी। जब तक एक आधा पंगा ना कर ले किसी के साथ उसे सुकून नहीं मिलता था। तभी गार्ड बोला, ये हमारा मैटर है। उन गार्ड्स में से एक ने कहा तो रिधि बोली, तो अपने मैटर अपने घर पर सोल आउट किया करो ना उल्लू के पट्टो, यूं पब्लिक में पब्लिसिटी करना जरूरी है क्या? रिधि ने उन्हें घूरते हुए कहा। फिर आगे उन्हें लगभग ऑर्डर देते हुए बोले, चलो अब छोड़ो उसे, एक अकेले बंदे को परेशान करते हुए शर्म नहीं आए? चलो निकलो यहाँ से। गार्ड्स रिधि को घूर रहे थे और पीछे खड़ी मीनाक्षी बस उसे खींच कर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी, पर रिधि वहां से नहीं हिली। जिस गार्ड ने फोन कान से लगा रखा था, अचानक उसके कान में मोहित की आवाज पड़ी, इस लड़की को अभी के अभी मेरे सामने लाओ। इतना कहते ही मोहित ने कॉल कट कर दिया। तभी मोहित ने फोन रखते ही अपने गार्ड को फिर से कॉल करके पूछा, मॉल वाली लड़की का क्या हुआ? तभी गार्ड बोला, सर वो लड़की भाग गई। उसने गार्ड पर हमला भी कर दिया और उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर दी, सामने से एक गार्ड ने कहा। तभी मोहित ने सीरियस टोन में पूछा, कहाँ है वो गार्ड? वो स्पीड में सामने से जवाब आया तो मोहित बोला, खत्म कर दो उसे। मोहित ने अपना ऑर्डर दिया और कॉल एंड कर दिया। मोहित अब अपना फोन अपने हाथ में घुमाने लगा और बोला, एक से तो बच गई हो तुम, पर अब नहीं बचोगे। मोहित ने एक अजीब स्माइल के साथ कहा। तभी एक आवाज है, मैं आइकमिन सर। बाहर से एक प्यारी सी आवाज है, कम इन। मोहित ने कहा। अगले ही पल एक लड़की हाथों में फाइल का ढेर सारी लिए उस लड़की ने सारी फाइल्स मोहित के सामने रख दी, पर मोहित का ध्यान अब फाइल्स की जगह उस लड़की पर था। अपना काम करने के बाद वो लड़की वहां से जाने लगी थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही उस लड़की ने दरवाजा खोलना चाहा, पर दरवाजा पूरी तरह से लॉक हो चुका था। तभी वो लड़की बोली, सर ये डोर लॉक हो गया है। कहते हुए वो लड़की पलटी और पीछे मोहित खड़ा था। मोहित को देखते ही उस लड़की की सांसें अटक गई तो मोहित बोला, तुम्हें पता है ना कि गर्ल्स स्टाफ मेरे केबिन के करीब नहीं आती। मोहित ने उस लड़की के गाल पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा। तभी उस लड़की ने घबरा कर कहा, सॉरी सर। तभी मोहित बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। इतना कहते ही मोहित ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। वहीं दूसरी तरफ फोन कटने के बाद उस गार्ड्स ने बाकी के सभी गार्ड्स को मोहित के ऑर्डर के बारे में बता दिया। गार्ड्स ने उस लड़के को छोड़ दिया। वो लड़का गुस्से से उन गार्ड्स को घूरते हुए वहां से चला गया। उस लड़के के जाते ही मीनाक्षी ने फिर से रिधि को पिंच किया तो अब की बार रिधि उसके साथ जाने के लिए पलट गई। रिधि के पलटते ही पीछे से एक गार्ड ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इतने में ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीनाक्षी और रिधि आगे बढ़ गए। मीनाक्षी गुस्से में बड़बड़ाती हुई बोली, तुझे क्या जरूरत है बीच में टांग अड़ाने की? तो रिधि बोली, कुछ हुआ तो नहीं ना, तो चिल कर, समझी? रिधि ने कहा तो मीनाक्षी ने मुंह बना लिया। तो रिधि बोली, अब चल, तेरे फ्रेंड्स तेरा वेट कर रहे होंगे। रिधि ने फिर कहा तो मीनाक्षी हैरानी से बोली, तुझे कैसे पता? तो मीनाक्षी बोली, क्योंकि तू कभी खुद से क्लब जाए ये होगा नहीं। जरूर तेरे नमूने दोस्तों ने ही तुझे बुलाया होगा, वो भी ब्लैकमेल करके। रिधि ने मुस्कुरा कर कहा तो मीनाक्षी का मुंह बन गया। वहीं दूसरी तरफ गार्ड ने अपना हाथ झटके से छुड़ाते हुए सामने देखा तो सामने ब्लैक जींस ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक हुडी पहने हुए एक लड़का खड़ा था। तभी उस गार्ड ने अपने साथी को इशारा करके रिधि को पकड़ने के लिए कह दिया तो गार्ड्स क्लब की तरफ बढ़ गए जिस तरफ रिधि गई हुई थी। पर कुछ कदम के बाद ही उस लड़के ने सारे गार्ड्स को वहां से पीछे की तरफ धकेल दिया। वो गार्ड्स एकाएक नीचे गिर गए। उस लड़के के
धकेलने से गार्ड्स नीचे गिर गए। नीचे कांच के टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे, जो कि उसके पीछे खड़े गोल्डी ने बिखेरे हुए थे। तभी गोल्डी ने उस लड़के से कहा, चल यहाँ से, जो कि सामने खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि डेविन था। डेविन ने गोल्डी को घूर कर देखा तो उसने फौरन कहा, अब क्या हुआ? तुम देखना, ये यहाँ से उठ भी नहीं पाएंगे। अब चल, कहते हुए गोल्डी डेविन के पास आ गया। डेविन ने एक नज़र उन गार्ड्स की तरफ देखा तो वो सच में उठने की नाकाम सी कोशिश कर रहे थे। वो गार्ड्स जब भी हाथ के सहारे उठने की कोशिश करते तो हाथ में कांच चुभ जाते और वो उठने में नाकाम हो जाते। वो वहाँ आस-पास देखने लगे कि कोई तो हो मदद के लिए। वो जिस जगह पर थे, वहाँ कोई आ-जा भी नहीं रहा था। तभी डेवी ने अपना सिर झटक दिया और गोल्डी के साथ क्लब के अंदर चला गया। वहीं दूसरी तरफ महेश और मोहन लेट आए थे, इसलिए उनके दोस्त बोले, तुम दोनों ने इतनी देर क्यों कर दी? मोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए मृगाल ने कहा, सैम जे, विक्की और नीलेंद्र, ये 4 रुपेंद्र और रुपेश के इंडियन दोस्त थे। चारों की फैमिली रिच और शहर में फेमस थी, इसलिए सब साथ थे। छोटे लोगों से दोस्ती करना भी उनके शान के खिलाफ था। दोस्तों के पूछने पर मोहन की जगह महेश ने कहा, भाई को मनाने में देर हो गई, तो उन चारों ने उन्हें और कुछ नहीं कहा और अपनी बातों का रुख ही बदल दिया। वहीं दूसरी तरफ रिधि मीनाक्षी से कहती है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? जब तुम्हें ये जगह पसंद ही नहीं है तो? रिधि ने क्लब में एंट्री लेते हुए कहा। तभी मीनाक्षी बोली, फ्रेंड्स, और वैसे भी मैं अपने दोस्तों को कभी भी नाराज नहीं कर सकती। मीनाक्षी ने कहा तो रिधि मुस्कुरा दी। तभी मीनाक्षी ने फिर कहा, और तुम्हारे यहाँ आने की कोई वजह? तभी रिधि बोली, वजह वजह तो बहुत सिंपल है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई भी अपना नहीं है, और यहाँ जाती हूँ ये समझ कर कि ये सब अपने हैं। अभी तुमने बाहर देखा ना, अब तुम ही बताओ, कोई तुम्हारे अपने के साथ बुरा करेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना? बस सिंपल सी बात है, सबको अपना समझो तो सब अपने लगते हैं। रिधि ने मुस्कुरा कर कहा। वो अभी आगे कुछ और भी कहती, पर तभी उसकी नज़र डेविन पर पड़ी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसके हाथ खुद ब खुद अपने गाल पर चले गए। अब उसका ध्यान मीनाक्षी पर रत्ती भर भी नहीं था। वो एकदम से चुप हो गई और मन उसका क्या, रिधि ने डेविन को घूरते हुए मन ही मन कहा, पहली बार किसी ने रिधि पर हाथ उठाया, इसका इनाम तो मैं तुम्हें ये रिधि देकर ही रहेगी, यू मिस्टर घमंडी। रिधि रिधि को खामोश देख मीनाक्षी ने उसे हिलाया तो रिधि अपने ख्यालों से बाहर आ गई और बोली, तू अपने फ्रेंड के पास जरा, मुझे मेरा अपना कोई मिल गया है, मैं जरा उसे रिधि स्टाइल में हेलो हाय करके आती हूँ। रिधि ने मीनाक्षी से कहा तो उसने फौरन हामी भर दी। मीनाक्षी अपने फ्रेंड्स के पास चली गई और रिधि डेविन के पास। सलवार सूट पहने रिधि वहाँ सबसे अलग और क्यूट लग रही थी। बालों की हाई पोनी भी उस पर खूब जच रही थी। रिधि जाकर डेविन के पीछे खड़ी हो गई और गोल्डी डेविन के सामने खड़ा था, पर उन दोनों की नजरें महेश और मोहन के साथ उनके 4 दोस्तों पर थी। वे सभी फ्लोर पर डांस के नाम पर लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। जो होश में थी वो दूर हो जाती, पर जो नशे में थी उनका वे लोग और ज्यादा फायदा उठा रहे थे। रिति का ध्यान तो सिर्फ डेविन पर ही था। उसने बगल में खड़े लड़के से उसका ड्रिंक ले लिया। वो लड़का रिधि का चेहरा देखने लगा तो रिधि ने उसे एक प्यारी सी स्माइल दे दी। वो लड़का भी मुस्कुरा दिया तो रिधि आगे बढ़ी और सीधे जाकर डेविन से टकरा गई। उसके हाथ में मौजूद ड्रिंक डेविन के ऊपर गिर गई। डेविन ने फौरन पलट कर देखा तो रिधि एकदम से उसके ऊपर गिर गई और ऐसे एक्टिंग करने लगी जैसे उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी हो। डेविन ने रिधि को संभाल लिया तो रिधि ने फौरन उसकी बाहें पकड़ ली और अपनी पलकों को बार बार ऐसे झपकाने लगी जैसे वो नशे में चूर है। डेवी ने झटके से रिधि को छोड़ दिया और रिधि नीचे गिर पड़े। डेवी ने रिधि को घूरते हुए कहा, ऐसी ही लड़कियां लड़कों को बहलाती है, क्या जरूरत होती है ऐसी जगहों पर अकेले आकर इतनी ज्यादा पीने की कि संभले ही ना। डेवी ने गुस्से में कहा और जाने लगा। तभी गोल्डी बोला, डेविन, ये तो वही लड़की है। गोल्डी ने रिधि को पहचान लिया था पर डेवी ने उसका चेहरा देखा नहीं था। गोल्डी की बात सुनते ही डेवी ने वापस रिधि की तरफ देखा। उसे देखते ही वो चिढ़ गया। ये लड़की भी मोहित के टाइप की होगी। तू छोड़ इसे, ये खुद को संभालेगी, कहकर डेविन गोल्डी को खींच कर दूसरी तरफ ले गया। वही रिधि कह रही थी, निर्जल, निर्लज, दुष्ट, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पूरी हिंदी याद दिला दी। इतनी जोर से कोई नाजुक सी लड़की को गिराता है क्या भला?
रिधि नीचे पड़ी डेविन को कोस रही थी और वो ये भूल गई थी कि वो इस वक्त जमीन पर पड़ी है। तभी एक आवाज है, हे क्या हुआ तुम्हें? आखिर रिधि को किसने आवाज लगाई थी? मोहित और उसके भाइयों में कैसे बदला लेंगे डेविन और गोल्डी? आज इस क्लब में क्या होने वाला है? क्योंकि रिधि, डेविन व गोल्डी और साथ में मोहित के 2 लफंगे भाई आए हुए थे। कहानी के पार्ट 4 को समझने के लिए पहले पार्ट 3 को देखें। सभी लोग नशे में इधर उधर टहल रहे थे, लेकिन डेविन बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा था, ऊपर से रिधि की वैसी हरकतों से। डेविन तो अब रिधि को धक्का देकर चला गया था। तभी हरीश रिधि के पास आते हुए बोला, अरे क्या हो गया तुम्हें? ये आवाज सुनते ही रिधि का ध्यान डेविन से हट जाता है, लेकिन डेविन का ध्यान तो अभी भी रिधि पर ही था। जब रिधि ने महसूस किया कि डेविन उसे ही देख रहा है, तो अंदर ही अंदर बोली, ये उल्लू का पट्टा क्या कर रहा था कि ऐसी वैसी लड़कियां? तभी फिर से आवाज गूंजती है, आप ठीक तो हो ना? ये कहते हुए हरीश रिधि को अपनी गोद में उठाने ही वाला होता है कि तभी रिधि गुस्से में आकर उसके हाथ को मरोड़ देती है। रिधि की भेड़ों वाली एक्टिंग अभी भी कंटिन्यू नहीं थी। वहीं रिधि की इस हरकत से एक बार तो घबरा कर हरीश दूर हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसके पास आकर बैठ जाता है। वहीं उधर डेविन लगातार रिधि और हर्ष की इन हरकतों को देखे जा रहा था। रिधि हर्ष के करीब होने के कारण परेशान हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ कंपनी से सब लोग जा चुके थे, क्योंकि टाइम भी काफी हो गया था। तभी मोहित अपने ऑफिस से बियर की बोतल लिए बाहर निकला और किसी को कॉल करने लगा। तभी कुछ देर के बाद एक लड़की मोहित के ऑफिस से बाहर निकलकर इधर उधर देखती है। उसकी आंखें बेहिसाब आंसू थे और फिर ऊपर छत पर जाकर नीचे छलांग लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ मोहित सिगरेट पीते हुए बाहर की ही जा रहा था कि तभी तेजी से कुछ वहां गिरा। ये देखकर मोहित के कदम वहीं रुक जाते हैं। जब उसने देखा तो पता चला कि ये वह लड़की थी जो उसके ऑफिस में थी। ये देखकर मोहित के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ चेहरे पर चमक आ गई। मोहित ने अब अपनी नजरें उठाकर वहां खड़े गार्ड की तरफ देखा, जो बस हैरानी से उस लड़की को देखे जा रहा था। ये उसके लिए कोई नई बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका चेहरा पसीने से भर गया। वो बस घबराई नजरों से कभी उस लड़की को देखता जिसकी सांसें अब थम चुकी थी, और कभी मोहित को। तभी मोहित बोला, ऑफिस के पीछे वाली एरिया में इसे गाड़ दो, और हाँ, याद रहे कि ये लड़की सबसे पहले ऑफिस से निकल चुकी थी। मोहित ने गार्ड को घूरते हुए कहा और अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर वो आगे बढ़ गया। गार्ड तो जैसे अभी भी सदमे में था। तभी दूसरे गार्ड ने पहले गार्ड को धक्का देते हुए कहा, अब चल भी, वरना इसके बदले कोई और हमें दफना रहा होगा। इतना सुनते ही वो गार्ड होश में आया। फिर वो दोनों मिलकर उस लड़की की बॉडी को वहां से उठाकर बिल्डिंग के पीछे चल दिए। वहीं दूसरी तरफ हर्ष रिधि के करीब आ गया और उसने जैसे उसकी कमर पर हाथ रखना चाहा, वैसे उसे अपनी बाहें पर कोई चुभन महसूस हुई। सेम ने अपनी नजरें झुकाकर देखा तो उसकी बाहें पर एक छोटा सा कांच का टुकड़ा था। हरीश हैरानी से इधर उधर देखने लगा, जबकि रिधि उसके बगल से उठकर दूसरी तरफ चली जाती हुई खुद से ही बोली, बेवकूफ कहीं का। हरीश ने जब देखा कि रिधि वहां आसपास कहीं नहीं है, तो अपने दोस्तों के साथ वापस चला गया। वही मोहित ने दोबारा से अपने भाइयों के गार्ड्स को कॉल किया, पर जब उसे उन पर हुए हमले का पता चला तो वो फौरन क्लब की तरफ बढ़ गया। रिधि एक बार फिर डेविन के सामने थी। उसने डेविन की बाहें थाम ली और कहने लगी, चलो डांस करते हैं। डेविन ने फौरन उसे खुद से दूर करते हुए कहा, हटो, जाओ किसी और के साथ, मुझे तुम्हारे साथ ही डांस करना है। रिधि ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहा। वो अब भी नशे में होने की एक्टिंग कर रही थी। डेविन का उससे दूर भागना कहीं ना कहीं उसे चुभ रहा था। रिधि ने अब मजबूती से डेविन की बाहें पकड़ ली। बगल में खड़ा गोल्डी बस अपने सिर पर हाथ रखे उन दोनों को देख रहा था। डेविन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अब अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं करूँगा, ये मुझे ही नहीं पता। डेविन के इतना कहने के बाद रिधि भी तस से मस ना हुई, पर रोने जैसा मुंह जरूर बना लिया और बोले, तुम मुझे मारोगे? रिधि ने लगभग रोते हुए कहा तो डेविन की आंखें छोटी हो गई। रिधि की आंखों में आंसू नहीं थे, वो बस नौटंकी कर रही थी। तभी डेविन बोला, अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से। डेविन ने इरिटेट होकर कहा, पर रिधि तो रिधि थी। उसने अपना मुंह और बड़ा कर लिया तो डेविन ने उसका मुंह दबा दिया।
बस अब एक शब्द नहीं, वरना सच में तुम्हें मारूंगा। डेवी ने रिद्धि की आंखें दिखाते हुए गुस्से में कहा। तो रिद्धि किसी शरीफ बच्चे की तरह चुप हो गई और मन ही मन बोली, शांत रिद्धि, ये भूचाल तुझे मार भी सकता है, भूल गई क्या? ये वही है जिसने तुझ पर हाथ उठाया और तेरे मासूम सा गाल पर उस रोज अत्याचार हुआ था, इसलिए तो तू इस पर अत्याचार करी है। कॉन्स्ट्रेट इन अत्याचार। डेवी डेवी ने रिद्धि को खुद से दूर करना चाहा तो रिद्धि ने उसे उसकी कमर से पकड़ लिया। रिद्धि की हरकतें डेविन को बस गुस्सा दिला रही थी। तभी गोल्डी बोला, तू उसे देख, मैं जरा उन दो नमूनों को देख कर आता हूँ। कहकर गोल्डी अपनी टोपी से अपना चेहरा हल्का सा ढक लिया और फिर डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गया। तभी अचानक एक लड़की गोल्डी से टकराई और झटके से दूर होते हुए बोली, सॉरी। बोलते हुए उसने पीछे देखा तो एक लड़का गुस्से से उसी के पास आ रहा था। उस लड़की ने अपना निचला होठ अपने दांतों में दबा लिया। उसने डांस फ्लोर की तरफ देखा तो वहां उसके दोस्त आपस में मगन डांस कर रहे थे। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मीनाक्षी थी। पीछे से आता लड़का जैसे मीनाक्षी के पास पहुंचा, उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर तभी गोल्डी ने मीनाक्षी को खींचकर अपने पीछे करते हुए कहा, क्या परेशानी है? तभी उस लड़के ने कहा, तू हट बे, मुझे उसके साथ डांस करना है। तो गोल्डी बोला, वो मेरे साथ है। गोल्डी ने कहा तो मीनाक्षी हैरानी से उसे देखने लगी। तभी वो लड़का बोला, अच्छा कितना रेट है साथ में डांस करने का? उस लड़के ने हंसते हुए कहा, पर आगे के शब्द उसके हंसी के साथ उसके गले में ही दफन हो गए, क्योंकि गोल्डी ने अपने घुटने से उसके दोनों टांगों के बीच वार कर दिया और बोला, मेरा रेट जरा ज्यादा है, जितनी तेरी औकात नहीं, समझा? गोल्डी ने गुस्से में कहा और फिर मीनाक्षी को दूसरी तरफ ले गया। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि बोले, ये बड़ा समझदार बंदा है सच्ची। दो लड़के लड़की को अकेला छोड़ गया। रिद्धि ने गोल्डी के जाते ही मुस्कुराकर अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए कहा। तो डेविन हैरान हुआ, पर अगले ही पल उसे बेहद ही गुस्सा आया और बोला, अपनी बकवास बंद कर, समझी? डेविन ने रिद्धि को खुद से दूर करते हुए कहा, पर रिद्धि तो उससे चिपके ही जा रही थी और बोली, चलो ना डांस करते हैं। रिद्धि ने नशे होने की एक्टिंग डेविन की बाहों में झूलते हुए बोली। तो डेविन ने उसे संभालते हुए कहा, ये लड़की। रिद्धि ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था, तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, हाँ डैड, वो दोनों मेरे सामने है। मोहित ने अपने भाइयों को देखते हुए कहा, जो डांस फ्लोर पर अपने दोस्तों के साथ लड़कियों से चिपक रहे थे। मोहित ने अपना फोन रखा तो नजर गई सीधे रिद्धि और डेविन पर। डेविन ने फौरन अपनी नजरें हटा ली और अपनी टोपी सीधी करने लगा। रिद्धि ने भी अपनी नजरें हटा ली और डेविन को खींचकर फ्लोर पर ले जाने लगी, पर डेविन अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी रिद्धि बोली, ये लड़का भी ना, मन ही मन कहती हुई डेविन की तरफ मायूसी से देखती हुई बोली, चलो ना डांस करते हैं प्लीज। रिद्धि इस वक्त इतना ज्यादा मासूम लग रही थी कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। हुआ भी वही। मोहित एकटक रिद्धि को देख रहा था, उसका ध्यान अपने भाइयों से हट चुका था। डेविन भी एक पल के लिए रिद्धि की मासूमी में खो गया, पर जल्द ही उसने अपना सिर झटका और चेहरा फेर लिया। हे हाय कहते हुए मोहित ने रिद्धि के सामने हाथ किया तो रिद्धि काफी देर तक उसकी शक्ल देखकर पहचानने की एक्टिंग करने लगी, बिल्कुल किसी बेवड़े की तरह। तभी रिद्धि बोली, मैं गधों के साथ डांस नहीं करती, सॉरी, जाकर कोई गधी ढूंढो। रिद्धि ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मोहित का हाथ जो कि रिद्धि के सामने था वो मुट्ठियों में कस गया और उसने गुस्से में रिद्धि की तरफ देखा, जो डेविन को देख रही थी, पर उसकी टोपी उसका चेहरा छुपा रही थी। ये रिद्धि को पसंद नहीं आया और उसने उसकी टोपी निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। वहीं गोल्डी ने मीनाक्षी को उसके दोस्तों के पास छोड़ दिया, जो कि डांस फ्लोर पर ही थे। मीनाक्षी भी अपने दोस्तों के साथ खड़ी हो गई, पर ध्यान था तो सिर्फ गोल्डी पर, जो कि डांस फ्लोर पर ही था। तभी गोल्डी महेश के पास गया। उसे पता था कि महेश सबसे ज्यादा बेवकूफ और डरपोक किस्म का लड़का है। इस बात का उसने वहां फायदा उठाया। महेश मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था, जब अचानक उसे किसी ने ठोकर मार दी। महेश गुस्से से उसकी तरफ पलटा तो वहां गोल्डी था। उसने एक तिरछी स्माइल महेश को दी और उसके थोड़ा और करीब आ गया, पर गोल्डी को अपने पास आते देख रुपेश फौरन मोहन के पास चला गया। तभी महेश चिल्लाया, मोहन मोहन। वो महेश ने एक तरफ इशारा किया तो वहां कोई नहीं था। मोहन ने गुस्से से महेश को खुद से दूर करते हुए कहा, तेरी यही आदत बहुत बेकार है, जब चढ़ जाती है तो पागलों जैसी हरकत करता है। अब चल, ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है, कहकर मोहन दूसरी तरफ गया। महेश को मोहन की कही बातें बुरी लगी, इसलिए वो भी दूसरी तरफ चला गया। मोहित का ध्यान उन दोनों से हट चुका था। तब तक महेश साइड में जाकर
और ज़्यादा ड्रिंक करने लगा। पर तभी गोल्डी उसके पास आकर बैठ गया और बोला, तूने अपने भाइयों को बताया नहीं मेरे बारे में? गोल्डी ने कहा तो महेश के हाथ रुक गए। उसने जल्दी से गोल्डी की तरफ देखा तो वो वैसे ही मुस्कुरा दिया। तभी महेश ने अपना थूक निकल लिया और गिलास अपने टेबल पर रखकर वो वहां से उठने लगा तो गोल्डी ने झटके से उसे वापस बिठाते हुए कहा, कहाँ चल दिए? अभी तो हमारी बात भी नहीं हुई है। कहकर गोल्डी ने महेश का हाथ थामा जिस पर बैंड था और उस बैंड के नीचे बैंडेज। तभी गोल्डी बोला, अभी जख्म भरा नहीं है और तुम मुझसे नए जख्म मांग रहे हो। पूरा खानदान लालची है, पर कोई ना, तेरी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। तभी तो तेरे भाई को अक्ल आएगी कि इससे जंगली सांड बाहर नहीं छोड़ते। खुद तो सबकी जिनकी नरक कर रखी है और तुम लोगों को भी वही सिखाया है। दोनों बाप बेटे ने। गोल्डी ने अपनी बात पूरी की और घूर कर महेश को देखा। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले रिद्धि डेविन की टोपी को हाथ भी लगा पाती, डेविन ने उसका हाथ पकड़ लिया और झटके से उसे करीब खींच लिया। डेविन के ऐसे खींचने से रिद्धि एकदम से डेविन के करीब आ गई। डेविन ने रिद्धि को थाम लिया और फ्लोर की तरफ बढ़ गया। रिद्धि के लब मुस्कुरा उठे, पर उन्होंने मोहित का गुस्सा बढ़ा दिया था। तभी एक लड़की मोहित के पास आकर बोली, हे कम ऑन, लेट्स डांस। मोहित ने उस लड़की की तरफ देखा और गुस्से में उसे साइड में धकेल दिया। वो लड़की अचानक हुए इस हमले की वजह से संभल नहीं पाई और फर्श पर जा गिरी। मोहित ने अब फ्लोर की तरफ देखा तो उसके भाई वहां से गायब थे। कहाँ है ये दोनों? सोचते हुए मोहित इधर उधर देखने लगा। इधर डेविन रिद्धि से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आया। कहकर डेविन जाने लगा, पर रिद्धि ने तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जल्दी आना। डेविन ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इधर मोहन महेश टॉयलेट से बाहर आया और अपने हाथ धोने लगा। टॉयलेट में कोई भी नहीं था। अचानक मोहन को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने फौरन पलट कर देखा तो पीछे डेविन खड़ा मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। मोहन 2 कदम पीछे हुआ और फिर उसने झटके से अपनी कमर में छुपा रखी गन बाहर निकाल ली और बोला, मेरे भाई से दूर रहो, समझे? मोहन ने गुस्से में कहा। सामने खड़े डेविन के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो बस एकटक सामने खड़े मोहन को घूर रहा था। रुपेंद्र ने अपनी गन लोड कर ली, पर इससे पहले वो कुछ करता डेविन ने उसके हाथ पर एक लात चढ़ दी। गन उछलकर सीधे डेविन के हाथ में आ गई और डेविन ने वो गन मोहन पर तानते हुए कहा, अब तुम्हारा वो भाई तो क्या, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें देखकर और तुम्हारी करतूत देखकर तुम मुझे कहीं से कोई बच्चे नहीं लगते। डेविन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। तभी मोहन ने हल्के से गुस्से में कहा, तुमने अगर कुछ किया तो भाई तुम्हारी जान ले लेंगे। हालांकि वो अंदर ही अंदर बहुत ही घबरा रहा था। मोहन की बात पर डेविन हंस दिया और बोला, पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार तो मैं पहले ही मर चुका हूँ, तो तेरा वो भाई किसे मारेगा? तभी मोहन के माथे पर पसीने की बूंदें ऊपर आई। तभी डेविन बोला, चल अब बता कि तेरे बाप ने वो ड्रग्स कहाँ छुपा रखे हैं जो कल ही इस शहर में आया है। डेविन ने मोहन के माथे पर गन मारते हुए कहा। तो मोहन एक पल के लिए घबरा गया। वो भले ही छोटा था, पर वो अपने भाई और पापा के हर एक हरकत पर नजर रखता था, चाहे वो उनसे दूर रहे या पास, उसे सारी चीजों की जानकारी रहती थी। मोहन ने खुद को शांत करते हुए हल्के गुस्से में कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पापा के पास कोई ड्रग्स नहीं है, वो ये सब नहीं करते। मेरे पापा बहुत शरीफ है। मोहन अभी कह ही रहा था कि इतने में ही डेविन ने गन के पिछले हिस्से से मोहन के सर पर जोर से वार कर दिया और मोहन फौरन नीचे गिर गया। तभी टॉयलेट का दरवाजा फिर खुल गया और 2 वर्दी वाले पैर वहां दाखिल हो गए। आवाज सुनते ही डेविन फौरन उनकी तरफ पलट गया। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि सोचती है, ये लड़का भी ना, लोग तो सिचुएशन का एडवांटेज लेते हैं और एक ये है जो मुझसे दूर भाग रहा है। अब मैं इतनी भी तो बुरी नहीं, रिद्धि ने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा और वहीं खड़ी इधर उधर देखते हुए डेविन का इंतजार करने लगे। कहने के लिए तो वो डेविन को परेशान कर रही थी, पर उसके दूर जाने की वजह से खुद ही परेशान हो रही थी। तभी गोल्डी महेश को अपने साथ बाहर ले आया। महेश बस अपने नजरों से मोहन को ही ढूंढ रहा था, पर मोहन उसे कहीं नहीं दिखा। पर मोहित पर उसकी नजर पड़ चुकी थी। ये देखते ही महेश की आंखों में चमक आ गई, पर वो मोहित को आवाज देता उससे पहले ही मोहित दूसरी तरफ चला गया। वैसे भी वहां इतना शोर था कि मोहित तक महेश की आवाज पहुंच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तभी गोल्डी महेश को बाहर ले आया। बाहर मोहित के गार्ड्स थे, तो गोल्डी ने
अपनी टोपी महेश को पहना दी और कार्स के बीच से बाहर आ गया। इस बीच महेश ने टोपी हटानी चाहिए पर गोल्डी ने उसे ऐसे पकड़ रखा था कि उसके दोनों हाथ ही गोल्डी के गिरपत में थे। बाहर आते ही उसने महेश को अपनी गाड़ी में धकेलते हुए कहा, बहुत हो गया तुम भाइयों का। हम तेरे भाई को डराना चाहते थे और तुम दोनों को भी, पर देखो कोई मरना चाहता है फिर भी घर से निकलकर यहाँ आ गए, और तो और लड़कियों को परेशान भी करे हो, तो अब सजा के लिए भी तैयार हो। तुम्हें उस दिन ऐसे ही छोड़ना हमारी गलती थी पर अब नहीं, कहकर गोल्डी मुस्कुरा दिया और गाड़ी से निकलकर उसने गाड़ी लॉक कर दी। गोल्डी वापस क्लब की तरफ बढ़ गया। तभी मीनाक्षी की नजरें गोल्डी को ढूंढ रही थी। वो अचानक से गायब जो हो गया था। तभी एक आवाज आई, हे तुम किसे ढूंढ रही हो, चलो ना डांस करते हैं, मीनाक्षी की दोस्त मिनल ने कहा। तो मीनाक्षी हल्का सा मुस्कुरा दी और उसके साथ डांस करने लगे। रिद्धि को अब डेविन का इंतजार करते करते गुस्सा आने लगा था। उसने अपने पैर पटके और गुस्से से दूसरी तरफ चली गई। तभी उसके सामने एकदम से मोहित आ गया। मोहित ने झटके से रिद्धि की कमर पकड़कर अपने करीब कर लिया। रिद्धि एकदम से हैरान रह गई, पर अब उसका गुस्सा और बढ़ गया। मोहित ने रिद्धि पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे मोहित हासिल ना कर पाए, लेकिन अगर गलती से भी वो चीज़ मोहित की नहीं हुई तो उसे बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। मोहित ने रिद्धि को करीब करते हुए कहा। मोहित के इस घटिया हरकत से रिद्धि तो हक्की बक्की रह गई। मोहित उसके और करीब आता जा रहा था तो रिद्धि ने अब गुस्से में मोहित के पैर पर अपने पैर मार दिए। मोहित हल्का सा चीख पड़ा, पर उसने रिद्धि को छोड़ा नहीं बल्कि गुस्से में घूरने लगा। तो रिद्धि ने मोहित को घूरते हुए कहा, मैं भी जिसके करीब जाती हूँ उसका बर्बाद होना तय है, चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं। रिद्धि ने गुस्से में मोहित को देखा और उसने अपनी जीन्स की पॉकेट से एक ब्लेड जैसा कुछ निकाला। मोहित ने कोट पैंट पहना हुआ था। रिद्धि ने ध्यान से मोहित की तरफ देखा तो उसे उसकी गर्दन ही खुली दिखी। मोहित अब तक रिद्धि को वापस फ्लोर पर ले आया और उसने रिद्धि के कान में धीरे से कहा, तुम जिसका इंतजार कर रही हो वो अब नहीं आएगा। मोहित की बात सुनते ही रिद्धि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो मोहित ने एक खतरनाक वाली स्माइल उसे दे दी। मोहित ने रिद्धि को खुद के करीब कर रखा था और डांस करते वो इधर से उधर ही देख रहा था, पर मोहन और महेश का कहीं अता पता नहीं था। रिद्धि की नजरें भी अब डेविन को ढूंढने लगी थी पर उसे डेविन कहीं नहीं दिख रहा था। तभी रिद्धि बोले, क्या किया तुमने उसके साथ? रिद्धि ने गुस्से में मोहित को घूरते हुए कहा। मोहित ने डांस के स्टेप करते हुए रिद्धि को खुद से दूर किया, फिर वापस अपने करीब कर लिया। इस बार मोहित की पकड़ मजबूत थी। तभी रिद्धि ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मुझसे थोड़ा दूर रहोगे कि मैं तुम्हें दूर करूं। वहीं दूसरी तरफ टॉयलेट का दरवाजा खुला और पुलिस की वर्दी के साथ काले जूते पहने हुए दो शख्स अंदर आ गए। आवाज सुनते ही डेविन ने पलट कर देखा तो उसके पीछे संदीप और देवराज वर्दी में थे। डेविन ने उन्हें एक नजर देखा और उन दोनों के बगल से होते हुए वहां से चला गया। संदीप और देवराज अब भी वहीं खड़े थे। देवराज ने संदीप की तरफ देखकर कहा, इसे बाहर निकालो, कहकर वो बाहर निकल गया, पर डेविन अब उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। इधर जब मोहित ने अब भी रिद्धि को नहीं छोड़ा तो रिद्धि ने अपना पैर मोहित के पैर में मारना चाहा, पर मोहित ने फौरन अपना पैर हटा लिया। रिद्धि ने गुस्से में मोहित की तरफ देखा तो मोहित ने मुस्कुरा कर कहा, वैसे नशे में होने की एक्टिंग अच्छी थी। रिद्धि को मोहित से कोई मतलब नहीं था तो उसने उसे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं किया, बल्कि अब वो उसे घूर रही थी। मोहित मुस्कुरा कर रिद्धि के और करीब आ गया। रिद्धि ने फौरन अपना चेहरा फेर लिया। उसी पर रिद्धि ने किसी को मोहित की पकड़ से छीनकर अपनी बाहों में खींच लिया। रिद्धि सीधे उस शख्स के सीने से जा लगी जिसने उसे खींचा। अचानक हुए इस इंसिडेंट से मोहित हैरान रह गया और उस डांस फ्लोर पर अकेला ही रह गया, जबकि रिद्धि डेविन की बाहों में थी। डेविन के सीने से अपना सिर निकालकर रिद्धि ने गुस्से में डेविन की तरफ देखा, पर डेविन को देखते ही उसका गुस्सा छू हो गया। उसने एक्साइटमेंट में डेविन को एकदम से कस के अपने गले लगा लिया। डेविन रिद्धि के इस बर्ताव से हैरान था। डेविन ने आस पास नजरें घुमाई तो सब अपने में गुम थे, सिर्फ मोहित को छोड़कर, क्योंकि वो तो डेविन को देखने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। डेविन हल्का सा झुका और उसने रिद्धि के कान में धीरे से कहा, ये क्या बेहूदगी है? तभी रिद्धि बोली, इसे नहीं बल्कि जो तुम कर रहे हो उसे बेहूदगी कहती है मिस्टर। रिद्धि ने कहा तो डेविन ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, तुम? तभी बीच में ही डेविन बोल पड़ा, अपनी बकवास बंद करो, यही ना
रिद्धि ने डेविन के बोलने से पहले ही कह दिया और वापस उसकी तरफ देखकर उसने अपनी आंखें टिमटिमा दी। डेविन अब रिद्धि से दूर होने लगा, पर रिद्धि ने फौरन अपने दोनों हाथ डेविन के पीछे किए और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अब अपने आपस में उलझा लिया। तभी डेविन ने गुस्से में कहा, छोड़ो मुझे। तभी रिद्धि बोले, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं हीरो हूँ किसी मूवी से और तुम मेरी हीरोइन, जो फिलहाल मुझसे नफरत करती है और मैं अपनी हीरोइन के करीब हूँ तो वो बेचारी छटपटा रही है। कहते हुए रिद्धि डेविन के और करीब आ गई। डेविन को पहले तो रिद्धि की बातों पर गुस्सा आया, पर जब रिद्धि उसकी तरफ बढ़ने लगे तो उसकी आंखें हैरान हो गई। रिद्धि डेविन के बेहद करीब आ गई। डेविन की सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था। अब उसे यह समझ में आ रहा था कि रिद्धि इतनी देर से नौटंकी कर रही थी और अभी भी कर रही है, क्योंकि उसकी सांसों से शराब की स्मेल नहीं आ रही थी। डेविन को रिद्धि पर बेहद ही गुस्सा आ रहा था। उसका ऐसे झूठ बोलकर उससे चिपकना डेविन का गुस्सा बढ़ा रहा था। उसने झटके से खुद को रिद्धि से छुड़ा लिया और झटके से उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा खुद के करीब करते हुए कहा, ये हरकत स्पेशल मेरे लिए या? डेविन ने जानबूझकर अपनी बातें अधूरी छोड़ दी। तभी रिद्धि बोले, ये स्पेशल तुम्हारे लिए। रिद्धि ने अपनी आंखों को गोल करते हुए कहा। तभी डेविन झटके से रिद्धि को खुद से दूर कर दिया और बोला, दूर रहो मुझसे, समझी? डेविन ने गुस्से में कहा। तभी रिद्धि डेविन के पास आते हुए बोली, पर तुमने मुझे अपने करीब खींचा था। तो डेविन कहता है, गलती कर दी, डेविन ने कहा और तेजी से क्लब से बाहर निकल गया। तभी रिद्धि ने अपना पैर पटक दिया और मुंह बनाकर बोली, गलती कर दी? अरे, जब कर ही दी गलती तो सजा भी भुगतनी थी ना? रिद्धि ने फिर अपना मुंह खोला। तभी पीछे से मीनाक्षी ने उसके पास आते हुए कहा, किसी सजा भुगतने के लिए कह रही है? तभी रिद्धि बोले, किसी को नहीं, तू बोल, चल रही है घर की नहीं या मैं जाऊं? रिद्धि ने जवाब देने के साथ उससे सवाल किया। तो मीनाक्षी बोले, हाँ चल रही हो, मेरे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं। मीनाक्षी ने रिद्धि से कहा, पर उसकी नज़र इधर उधर भटकते हुए जैसे किसी को तलाशने की कोशिश कर रही थी। मीनाक्षी का जवाब सुनकर रिद्धि आगे बढ़ गई थी, पर जब उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई और नहीं है तो उसने फौरन पलट कर देखा और बोले, तू किसे ढूंढ रही है? अब रिद्धि ने इधर उधर देखते मीनाक्षी से कहा। तो फौरन उसके पास आकर बोले, किसी को नहीं, तू चल। वहीं दूसरी तरफ देवराज गोल्डी के सामने खड़ा था। तभी गोल्डी ने देवराज से कहा, मुझे लगा नहीं था कि तू मोहित की जगह हमारा साथ देगा। तभी देवराज बोला, लगा तो मुझे भी नहीं था, पर उसने करण को फंसाने के लिए मुझे टारगेट किया, तब से मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। देवराज ने गुस्से में कहा। तभी गोल्डी बोला, और तेरे जबरदस्त इंटरव्यू के बाद तो वो तुझसे और चिढ़ गया होगा। गोल्डी ने कहा। तो देवराज ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने वो इंटरव्यू दिया, उसके बाद उसने मेरे बेटे को उठवा लिया। बहुत ढूंढा पर वो मिला नहीं। देवराज ने कहा। तो गोल्डी ने कुछ नहीं कहा। तब तक संदीप एक कांस्टेबल के साथ मिलकर मोहन को ले आया। गोल्डी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया तो देवराज और संदीप ने मोहन को गाड़ी में डाल दिया। तभी गोल्डी बोला, तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा, उसके बाद तुम ट्रांसफर लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मोहित तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। गोल्डी ने कहा। तो संदीप और देवराज एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी डेविड वहां आ गया। उसने संदीप और देवराज दोनों को ही इग्नोर कर दिया और गाड़ी के सामने वाला दरवाजा खोलकर वो बैठने लगा। पर तभी वो देवराज की बात सुनकर रुक गया। सॉरी सर, देवराज ने कहा। तो डेविड ने उसकी तरफ देखकर बिना किसी भाव में कहा, मैं तुम्हारा सर नहीं, वो तो कब का मर चुका है। डेवी ने कहा और गाड़ी में बैठ गया। तभी गोल्डी ने संदीप और देवराज की तरफ देखा, फिर क्लब के बाहर खड़े गार्ड की तरफ, जो ना जाने किसे सेव करने के लिए खड़े थे। गोल्डी के होठों पर मुस्कान तैर गई। उधर मीनाक्षी और रिद्धि भी बाहर आ गए थे। गोल्डी भी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर तेजी से वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि और मीनाक्षी के साथ मीनाक्षी के दोस्त भी वहां से निकल गए। तभी कांस्टेबल संदीप ने देवराज से कहा, हमें भी चलना चाहिए सर। तो देवराज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अभी तो वापस आना ही पड़ेगा, तो जाकर क्या करेंगे? संदीप पहले तो नहीं समझा, पर जब उसे समझ में आया तो मुस्कुरा दिया। तभी मोहित ने अपने गार्ड्स को कॉल किया और अंदर बुला लिया। उसने पूरे क्लब में ढूंढा पर महेश और मोहन उसे कहीं नहीं मिले। मोहित ने गुस्से में वहां मौजूद लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया। रात भर मोहित ने सबको परेशान कर दिया था। संदीप और देवराज भी वहां अपने टीम के साथ थे। 2 दिन हो गए थे, मोहन और महेश का कहीं अता पता नहीं चला था, जिस वजह से मोहित काफी परेशान था। साथ ही मिस्टर सिंघानिया भी इन 2 दिनों में
उनकी 3 फैक्ट्रियों में आग लग चुकी थी, जिस वजह से उन दोनों का ध्यान उसी की तरफ था। इन सब के बीच अगले दिन डेविन और गोल्डी ने मोहित के गेस्ट हाउस में के देवराज के बेटे कार्तिक को भी छुड़ा लिया था। इन सब से मोहित और सिंघानिया दोनों ही परेशान थे। वहीं देवराज अपनी कैबिन में बैठा आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था। तभी मिस्टर सिंघानिया के साथ मोहित गुस्से में दंदनाता हुआ वहां आ गया। देवराज को इतना रिलैक्स देख मिस्टर सिंघानिया की आंखें सिकुड़ गई। देवराज ने दरवाजे की आवाज सुनते ही उस तरफ देखा। मिस्टर सिंघानिया और मोहित को देखते ही वो स्माइल करते हुए खड़ा हो गया। ओह मिस्टर सिंघानिया, क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? देवराज ने अपनी वाणी में हद से ज्यादा मिठास खोलते हुए कहा। तो मिस्टर सिंघानिया ने देवराज के टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहा, आज पूरे 4 दिन हो गए हैं मेरे बेटों को गायब हुए। मेरे 3 फैक्ट्री जलकर खाक हो गई है और तुम यहाँ बैठकर आराम से चाय पी रहे हो। कहते हुए मिस्टर सिंघानिया ने टेबल पर रखी चाय की कप को फेंक दिया। लेकिन देवराज पर अब भी अपनी चेयर पर बैठा रहा। मिस्टर सिंघानिया और मोहित को उसकी हरकत गुस्सा दिला रही थी। तभी देवराज बोला, मेरी फोर्स से बड़ी है आपकी पहुंच। जब आप कुछ नहीं कर पा रहे तो मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ? जब मैं अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाया तो आपके बेटे को कैसे ढूंढ सकता हूँ? पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी टीम काम पर लगी हुई है। मेरे चाय ना पीने से आपका बेटा लौट आएगा तो मैं अभी से चाय पीना शुरू कर देता हूँ। पीछे खड़े मोहित को देवराज की बातों से गुस्सा दिला रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे कर्ण को सामने लाने के लिए उसने उस पर इल्जाम लगाए थे, पर देवराज ने अपना स्टेटमेंट उसकी तरफ दे दिया। साथ ही कर्ण दीक्षित मर चुका है ये भी साबित कर दिया। पर मोहित को पता था कि कर्ण जिंदा है, पर कहीं भी उसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि इन सब के पीछे कर्ण हो सकते हैं। तुम सिंघानिया, गुस्से में कुछ कहता उससे पहले संदीप भागते हुए आता है। देवराज हिरानी से उसकी तरफ देखता है। मोहित और मिस्टर सिंघानिया में पलट कर उसकी तरफ देखते हैं। तभी संदीप बोला, सर सर वो बाहर। संदीप अपनी बात पूरी करता तब तक मिस्टर सिंघानिया एक गार्ड अंदर आकर बोला, सर जल्दी बाहर चलिए। तो मोहित और मिस्टर सिंघानिया के साथ साथ संदीप और देवराज भी बाहर जाते हैं। बाहर का नजारा देखकर उनकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। बाहर महेश और मोहन जमीन पर पड़े थे। दोनों की हालत बेहद ही खराब थी। दोनों के मुंह से खून बह रहा था। उस पर से उनके मुंह पर बंधी सफेद पट्टी कलर की लाल हो गई थी और दोनों ही बेहिसाब दर्द से तड़प रहे थे। हाथ पैर बंधे होने की वजह से वो उस जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। उनकी ऐसी हालत देखकर कोई भी डर जाए। मोहित भागकर अपने भाइयों से लिपट गया और जल्दी जल्दी उनके हाथ और पैर और मुंह खोलने लगा। गार्ड्स तो अब अपनी अपनी जगह पर खड़े ये सब देख रहे थे। मिस्टर सिंघानिया भी मोहित के पीछे थे। देवराज भी संदीप के साथ खड़ा हाथ बांधे ये नजारा देख रहा था। मोहित ने गुस्से से अपने गार्ड्स को चिल्लाया तो वो सारे गार्ड्स उनके पास आ गए। मोहित ने जैसे ही महेश के मुंह से पट्टी हटाई उसका हाथ कांप गया। महेश मुंह खोलकर अजीब आवाजें करने लगा। उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। महेश की भी जीभ कटी हुई थी और वहां से अब खून बह रहा था। तब तक मिस्टर सिंघानिया ने मोहन के मुंह से पट्टी खोल दी और वो भी महेश की तरह कुछ बोलना चाह रहा था, पर दर्द के कारण वो कुछ नहीं कह पा रहा था। मोहन और महेश एकदम से पैनिक करने लगे। तभी मोहित अपने गार्ड से कहता है, इन्हें गाड़ी में बिठाओ। तभी देवराज बोला, आप इसकी रिपोर्ट लिखवाएंगे? देवराज मोहित और सिंघानिया के पास आकर कहता है। मोहित जो कि काफी गुस्से में था वो गुस्से में उठा और उसने देवराज गुस्से में देवराज की कॉलर पकड़ते हुए कहा, अगर इन सब में तू शामिल हुआ तो तेरी लाश कब्र को तरसेगी। तो देवराज अपने गुस्से को शांत कर मोहित का हाथ अपनी कॉलर से हटाता है और हद से ज्यादा मुस्कुरा कर बोला, आपके भाइयों को जरूरत है आपकी। इतना कहकर वो संदीप की तरफ देखते हुए, इनकी कंप्लेंट लिख लेना कहकर वो अपनी कॉलर ठीक करते हुए अंदर चला गया। देवराज को घूरते हुए मोहित के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई और वो वहां से चला गया अपने भाइयों के पास। अब देवराज के साथ क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता था। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी रिद्धि से कहती है, तू कुछ दिनों से देख रही हूँ तू अजीब हरकत कर रही है, ये क्या है? अकेले में बात करना है, मीनाक्षी रिद्धि के पास बैठते हुए कहती है। तभी रिद्धि उसकी तरफ देखकर शर्माने लगती है। तो मीनाक्षी बोली, अब अपनी नौटंकी मत दिखा। मीनाक्षी चिढ़कर कहती है तो रिद्धि का मुंह बन जाता है और बोली, तू जा यहाँ से, मुझे तुझे कुछ बताना ही नहीं है। कहकर रिद्धि ने मुंह फेर लिया। तो मीनाक्षी बोली, अच्छा सॉरी, चालू कर नौटंकी।
मीनाक्षी कहती है तो रिद्धि उसे घूर कर देखने लगती है। तो मीनाक्षी मुस्कुराकर कहती है, मेरा मतलब है तू बोल, मैं सुन रही हूँ। तभी रिद्धि बोली, मुझे ना तेरे जीजू की याद आ रही है। रिद्धि हद से ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है। मीनाक्षी ने कहा, क्या जीजू, वो भी मेरे? मीनाक्षी हैरानी से अपने तरफ पॉइंट करते हुए कहती है। तो रिद्धि सिर हिलाकर हाँ कहती है और अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर वो मुस्कुराने लगती है। मीनाक्षी रिद्धि के चेहरे से उसका हाथ उठाकर बोली, मुझे पूरी बात बता, आखिर मैटर क्या है? मीनाक्षी रिद्धि को घूरते हुए कहती है। इधर डेविन अपने रूम में मौजूद खिड़की के पास खड़ा एकटक चांद को देख रहा था। अब गोल्डी आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। डेविन अपने पलकों को झपकने के तुरंत बाद गुस्से में गोल्डी की तरफ पलटता है। अब रिद्धि ने गहरी सांस ली और सब कुछ जैसे उसके सामने ही था। क्लब से आने के बाद रिद्धि के दिमाग में डेविन ही घूम रहा था। उसने उसके नशे में होने का जरा सा भी फायदा नहीं उठाया था और मोहित की बाहों से डेविन का उसे यूं खींचना, उसे याद करके रिद्धि मन में गुदगुदी हो रही थी। उसका गुस्सा, उसकी आंखें, उसका नजरें फेरना, गुस्से से देखना, सब रिद्धि को याद आ रहा था और वो ये सब याद करके खुश भी हो रही थी। रिद्धि की तो चाहत थी कि वो उसे परेशान करे, पर कुछ ही घंटों में वो खुद ही परेशान होने लगी और दिन रात उसे डेविन का ही ख्याल आने लगा। उसने इन दिनों क्लब के कई चक्कर भी लगा लिए थे, पर डेविन का साया भी ना दिखा उसे। कल उदास से रिद्धि शाम के वक्त अपनी माँ से बात कर रही थी और रोड के साइड में चल रही थी। अपनी स्कूटी उसने बनने की दी हुई थी। कल कल ही डेविन की यादों में खोई हुई उसने एक कार को टक्कर जो मार दी थी, उसे तो कुछ नहीं हुआ, पर उसकी स्कूटी की हालत खराब हो गई थी। उसके बाद रिद्धि बस पैदल और टैक्सी से इधर उधर घूमकर डेविन को ढूंढ रही थी। रिद्धि अभी अपनी माँ से बात कर ही रही थी कि अचानक दूसरी तरफ से कॉल कट गया। रिद्धि ने कुछ पल फोन को घूरा, फिर खाली सड़कों पर चलने लगी। डेविन ब्लैक जींस के साथ ब्लैक हुडी पहने और अपने दोनों हाथों को अपनी जींस की पॉकेट में डाले वो सामने से चला आ रहा था। उसकी नजरें नीचे थी। रिद्धि और डेविन दोनों ही ध्यान अपने सामने नहीं था। दोनों के कदम सामान्य थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। डेवी नीचे देखते हुए चल रहा था। अचानक से उसने उसके सामने किसी को देखकर वो हैरान रह गया और रुक गया, पर रिद्धि वो तो अपनी ही धुन में थी और जाकर सीधे डेविन के सीने से टकरा गई। डेविन फौरन पीछे हो गया। उसने अपना चेहरा उठाकर देखा। उसी पर डेवी ने भी उसकी तरफ देखा। रिद्धि की आंखें गहरी हो गई। तभी रिद्धि बोली, मैं कोई भूत नहीं हूँ जो मुझसे दूर जा रहे हो। रिद्धि डेविन को घूरते हुए कहती है। डेवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना सिर झटक कर वो वहां से आगे बढ़ गया। रिद्धि भी फौरन पलटी और उसके साथ चलते हुए बोली, ये क्या था? मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, तुमने मुझ पर हाथ उठाया था, भूल गए क्या? कोई बात नहीं, मैंने सोचा था कि मैं भूल जाऊं क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे, रिद्धि ने मुस्कुरा कर कहा। रिद्धि की बातें सुनते ही डेविन रुक गया और उसने रिद्धि की तरफ देखते हुए बेहद गुस्से में कहा, तुम कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वरना मैं दोबारा याद करवा दूंगा। कहकर डेविन फिर आगे बढ़ जाता है। तो रिद्धि बोले, अरे बाप रे, तुम तो इतना सारा गुस्सा कर रहे हो, जबकि मैंने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं। रिद्धि बोलती ही जा रही थी। डेविन का दिमाग खराब हो रहा था रिद्धि की बकवास सुनकर। तभी रिद्धि फिर बोली, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम भी क्या याद रखोगे कि रिद्धि का दिल कितना बड़ा है? कहते हुए रिद्धि ने डेविन की बाहें पकड़ ली। रिद्धि का नाम सुनते ही डेविन रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा और बोला, क्या कहा तुमने? डेविन ने कहा। तो रिद्धि मुस्कुरा कर बोले, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो डेविन ने फिर कहा, तुम्हारा नाम? रिद्धि। रिद्धि ने नॉर्मली कहा। डेविन के सामने अपने रिद्धि का अक्स घूम गया। कर्ण कर्ण ही कर्ण की रिद्धि का। इससे पहले डेविन रिद्धि को कुछ कहता, गोल्डी गाड़ी लेकर डेविन के सामने आ गया। डेविन गाड़ी में बैठते ही बोला, जल्दी चल। गोल्डी गाड़ी बढ़ाता उससे पहले रिद्धि खिड़की पर आकर, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? वो क्या है ना, यहाँ आस पास कोई गाड़ी नहीं है, रिद्धि बेहद ही मासूमी से कहती है। तो गोल्डी उसे मना नहीं कर पाया। तो रिद्धि जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। डेविन गोल्डी को घूर रहा था, पर मोंटी ने उसे इग्नोर किया और गाड़ी आगे बढ़ाते हुए
उसने रिधि से पूछा कि वो कहाँ जाएगी। रिधि ने उसे अपना एड्रेस दे दिया। गोल्डी ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर के बाद गाड़ी रिधि के घर के आगे रुकी। रिधि गाड़ी से उतर गई तो गोल्डी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रिधि अंदर जाने लगी थी पर उसके कदम ठिठक गए क्योंकि कुछ दूर जाकर गोल्डी ने गाड़ी रोक दी थी। डेविन तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गया और सामने ही मौजूद पार्क के अंदर चला गया। डेविन के पार्क में जाते ही रिधि भी तेजी से गोल्डी की तरफ बढ़ गई। वो उससे ज्यादा दूर नहीं थी। गोल्डी ने गाड़ी पार्क की और फिर वो भी डेविन के पास जाने के लिए अभी पलटा ही था कि रिधि एकदम से उसके सामने आ गई। तो गोल्डी ने हैरानी से उसे देखा। तभी रिधि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इस खड़ूस के साथ रह कैसे लेते हो? तो गोल्डी बोला, तुम जानकर क्या करोगे? कहकर गोल्डी आगे बढ़ने लगा। तभी रिधि बोली, उसके साथ रहूंगी। कहने के साथ ही रिधि अपने दोनों हाथ अपने मुंह में रख लेती है और बड़ी बड़ी आंखें किए गोल्डी को देखती है जैसे उसे ये अभी नहीं कहना था। तभी गोल्डी फिक्का सा मुस्कुरा कर कहता है, कोशिश कर लो। तभी रिधि उसे चिढ़ाते हुए बोले, कोशिश कर लो, मदद तो की नहीं आया बड़ा फ्री की एडवाइस देने। रिधि खुद में ही बड़बड़ाई जबकि गोल्डी अब भी उसे देख रहा था। तो रिधि ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, अच्छा उस खड़ूस का नंबर मिलेगा क्या? तो गोल्डी बोला, नहीं उसे पसंद नहीं है। कहकर गोल्डी वहां से जाने लगा। रिधि फिर बोले, अच्छा अपना ही दे दो। नो, गोल्डी ने सीधा सा जवाब दिया जिस वजह से रिधि को उस पर बेहद गुस्सा आया और बोली, हद है, यहाँ एक लड़की नंबर मांग रही है और ये बहाव खा रहा है। कोई नहीं, इसे तो मैं देख लूंगी, पहले नंबर तो मिले। रिधि ने मन ही मन कहा। फिर गोल्डी आगे बढ़ने लगा तो रिधि जानबूझकर एकदम से उससे टकरा गई। गोल्डी रिधि को संभालने लगा। उसी पल रिधि ने गोल्डी की जैकेट की पॉकेट से उसका फोन निकाल लिया। रिधि गोल्डी से दूर हुई तो वो अपना सिर झटकते हुए अंदर चला गया। रिधि ने गोल्डी के फोन की तरफ देखा और उसकी आंखें चमक उठी। साथ ही जब उसने देखा कि फोन पर कोई पासवर्ड नहीं है तब तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने जल्दी से कॉल हिस्ट्री चेक की। वहां सिर्फ एक ही नंबर था जो ए अल्फाबेट से सेव था। रिधि ने कहा, डेविन तो डी से शुरू होता है। रिधि ने मन ही मन कहा। फिर उसने फौरन अपना सिर झटका और वो नंबर याद कर लिया। कुछ सेकंड ही लगे थे उसे नंबर याद करने में। उसने तुरंत बाद रिधि तेजी से पार्क के अंदर गई और गोल्डी के पास पहुंचकर उसने उसे उसका फोन देते हुए कहा, ये तुम्हारा फोन बाहर गिर गया था, थैंक यू। कहकर गोल्डी ने फोन लिया और आगे बढ़ गया। उससे फोन कैसे गिरा या रिधि को कैसे उसके फोन के बारे में पता चला, उस पर गौर ही नहीं किया। रिधि ने बुरा सा मुंह बनाया और वहां से अपने फोन में डेविन का नंबर डायल करते हुए निकल गई। उसे कंफर्म करना था कि नंबर सही है या नहीं। नंबर डायल करते ही रिधि ने फोन कान से लगा लिया। कुछ रिंग के बाद ही सामने से आवाज आई, हेलो। ये आवाज डेविन की ही थी। रिधि का चेहरा एकदम से खिल गया। उसने फौरन कॉल एंड कर दिया। रिधि की बताई ये बात सुनकर मीनाक्षी बोली, तू क्या क्या करती है रहती है? रिधि मीनाक्षी ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा। तो रिधि ने मुंह बनाते हुए कहा, उसके बाद से मैंने उसे आज तक कॉल किया पर फिर उसकी याद दिला दी। साथ ही मैंने उस बेवकूफ़ को भी फंसा दिया। उसने मुझे नंबर देने से मना किया भी। कैसे? रिधि की बात सुनकर मीनाक्षी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे टुकुर टुकुर देख रही थी जो अब चिप्स खाने में बिजी थी। रिधि ने मीनाक्षी को चिप्स ऑफर किया तो उसने मना कर दिया। रिधि ने अपने कंधे उचका दिए और टीवी पर सॉन्ग चालू कर दिया। साथ ही चिप्स के भी मजे लेने लगी। मेरी महबूब, मेरे इस दिल ने रात को दिन, सुबह को शाम लिखा, इतना बेचैन कर दिया तुमने मैंने ये खत तुम्हारे नाम लिखा। सॉन्ग के लिरिक्स सुनते ही रिधि ने वॉल्यूम बढ़ा दी। मीनाक्षी वहां से जाते हुए बोली, आवाज कम कर ले वरना आस पड़ोस वालों को भी पता चल जाएगा। क्या? रिधि ने तेज आवाज में पूछा। तो मीनाक्षी बोले, यही कि तूने पहली बार मोहब्बत की है। मीनाक्षी ने भी तेज आवाज में कहा। तो रिधि ने पिल्लो उठाकर उसके फेस पर मार दिया। उसे देखकर मीनाक्षी ने अपना ही सिर दीवार पर मारना चाहा पर फिर वो रुक गई और मुंह बनाकर वहां से चली गई। इधर डेविन को गुस्से में देखते ही गोल्डी एकदम से पीछे हो गया और बोला, तू किससे पूछकर मेरा नंबर बांट रहा है? डेविन बेहद गुस्से में गोल्डी से पूछा। मैं? गोल्डी ने हैरानी से खुद की तरफ इशारा किया। डेविन को गोल्डी की इस हरकत पर गुस्सा आने लगा था तो गोल्डी ने हैरानी से कहा, मैं क्यों तेरा नंबर बांटने लगा भला?
तो डेविड ने गोल्डी को घूरते हुए अपना फोन निकाला और लास्ट कॉल की रिकॉर्डिंग चला दी। हेलो, ये डेविन की आवाज़ थी जो उस फोन से उभरी थी। हेलो, सामने से किसी लड़की की प्यारी सी आवाज़ आई। तभी डेविन ने ना समझे में पूछा, कौन है? तो सामने से एक लड़की बोले, ओ तुम मुझे भूल गए, मैं वही हूँ जिस पर तुमने हाथ उठाकर उसका पूरा चेहरा लाल किया था और मैंने तुम्हें कल माफ भी किया था इसके लिए, रिद्धि ने नाराज होते हुए कहा। तो डेविन बोला, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? डेविन ने उसकी बात को इग्नोर कर गुस्से में पूछा। डेविन ने जैसे सवाल किया, सामने से तुरंत जवाब आया, तुम्हारे साथ में ही था कल, उसी ने दिया है। उसने कहा है कि तुम मेरी यादों में खोए रहते हो, तो मैं तुम्हें कॉल कर लूं तो तुम खुश हो जाओगे। रिद्धि ने मुस्कुरा कर आगे कहा, वैसे भी मैं तुम्हारी याद में खोई हुई हूँ, इसलिए मेरा नंबर सेव कर लो। तुम भी मुझे खुश। बस इसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई। गोल्डी ने पलकें झपकाते हुए डेविन की तरफ देखा तो डेविन उसे ही घूर रहा था। तभी गोल्डी बोला, यार तू इसकी बात पे कैसे यकीन कर सकता है? तुझे लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? गोल्डी ने डेविन की आंखों में देखते हुए कहा। तो डेविन ने अपना चेहरा फेरते हुए कहा, तो इसे मेरा नंबर कैसे मिला? गोल्डी ने कहा, मुझे कैसे? गोल्डी भी कह ही रहा था कि तब इसे रिधि का उससे टकराना और उसे फोन लौटाना याद आ गया। तो गोल्डी बोला, यार इसने मेरे फोन से तेरा नंबर ले लिया और मुझे ही फंसा दिया, कहकर गोल्डी ने डेविन को पूरी बात बता दी। तो डेविन ने गोल्डी की बात सुनते ही कहा, "अ, मेरे लिए दूसरा नंबर ला। तो गोल्डी बोला, पर तू उसे ब्लॉक भी कर सकता है, गोल्डी ने कहा। तो डेविन ने उसे घूरते हुए कहा, अगर उसने मुझे दूसरे नंबर से कॉल किया फिर? डेविन अभी कह ही रहा था, इसका फोन बज पड़ा। स्क्रीन पर नया नंबर देखते ही उसने कॉल रिसीव कर लिया। तो सामने से आवाज आई, कैसा है मेरा बाबू? सामने से एक प्यारी सी आवाज आई। डेविन ने तुरंत फोन कान से हटाया और कॉल कट करके गोल्डी से तेज आवाज में कहा, अभी के अभी मुझे दूसरा सिम ला कर दे। उसके बाद तुरंत बाद डेविड ने अपने फोन से सिम निकाल कर तोड़ दी और खिड़की से बाहर फेंक दी। गोल्डी अब भी वैसे ही खड़ा हैरानी से डेविन को देख रहा था। तो डेविन गुस्से में वहां से जाते हुए बोला, मैं खुद ही ले लूंगा मैं। गोल्डी ने डेविन के पीछे जाते हुए एक कुछ कहना चाहा तो डेविन ने उसे रोकते हुए कहा, रहने दे, मैं चला जाऊंगा, कहकर डेविन वहां से चला गया। उधर डॉक्टर ने सिंघानिया और मोहित को जैसे ही बताया कि महेश और मोहन कभी बोल नहीं पाएंगे तो गुस्से से भरे मोहित ने डॉक्टर के मुंह पर पंच चढ़ दिया। डॉक्टर बुजुर्ग था, खुद को संभाल नहीं पाया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। तभी मोहित बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई कहने की कि मेरे भाई अब कभी बोल नहीं सकते? वो बोलेंगे, मैं उनका इलाज कहीं और करवा लूंगा। मोहित ने गुस्से में झुककर उस डॉक्टर की कॉलर पकड़ते हुए कहा। तभी सिंघानिया ने मोहित को डॉक्टर से दूर किया और उसे खींच कर एक थप्पड़ मार दिया और बोले, जाओ यहाँ से। सिंघानिया ने गुस्से में कहा तो मोहित गुस्से में वहां से चला गया। मोहित बेहद ही गुस्से में था। अब वो क्या करेगा ये उसे अभी नहीं पता था, पर अब उसका गुस्सा उस पर हावी हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ संदीप और देवराज साथ ही स्टेशन से बाहर निकले। तभी संदीप का फोन बजा। फोन उसकी 8 साल की बेटी का था। संदीप ने जैसे ही कॉल रिसीव किया वैसे ही उसे अपनी बेटी की रोती हुई आवाज आई, पापा पापा जल्दी आओ ना, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। उसके तुरंत बाद कॉल कट हो गया। संदीप एकदम से परेशान हो गया। तभी देवराज बोला, क्या हुआ संदीप? देवराज ने संदीप से पूछा तो उसने सारी बात देवराज को बता दी। तो देवराज कहता है, तुम जल्दी घर जाओ, ये गाड़ी भी ले जाओ, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। देवराज ने गाड़ी की चाबी संदीप को देते हुए कहा। तभी संदीप बोला, सर पर आप? संदीप ने कहा। तो देवराज ने मुस्कुरा कर कहा, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा, अब तुम जाओ जल्दी। देवराज ने संदीप को भेज दिया, फिर खुद ही टैक्सी देखते हुए आगे बढ़ गया। इत्तेफाक की बात थी, जो जगह हमेशा चहल पहल रहती थी वो जगह आज सन्नाटों में डूबी हुई थी। देवराज को थोड़ा अजीब लगा। वो काफी दूर आ चुका था। कुछ सोचकर वो वापस पुलिस स्टेशन जाने के लिए पलट पलट गया। पर ठीक उसी पल एक तेजी से आती ट्रक की हेडलाइट उसके ऊपर पड़े। देवराज की आंखें बड़ी हो गई। वो ट्रक देवराज की तरफ बढ़ रहा था। देवराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ट्रक अब देवराज के बेहद करीब आ पहुंचा था। तभी किसी ने देवराज को पकड़कर दूसरी तरफ खींच लिया और वो ट्रक आगे जाकर रुक गई। ड्राइवर ने बाहर झांक कर देखा, फिर तेजी से वहां से निकल गया। देवराज ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने डेविन था, जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। सर, देवराज ने कुछ कहना चाहा पर डेविन ने उसे छोड़ दिया और खुद खड़ा होते हुए बोला,
अब मेरा कोई वजूद नहीं है, तो इतनी रिस्पेक्ट देकर अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और जब गोल्डी ने तुमसे कह दिया कि यहाँ से चले जाओ, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ घुमा या नहीं? डेवी ने गुस्से में कहा। तभी देवराज बोला, क्या पता, मोहित के लोग मुझे वहां भी ढूंढ कर मार देंगे, इसलिए मैंने अपनी बीवी और बेटे को यहाँ से भेज दिया ताकि उन्हें कुछ ना हो। वैसे भी वो मुझे कहीं भी ढूंढ लेगा, इस वजह से मैं अपने लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता उसके साथ रहकर। और अपनी रिस्पेक्ट को अब दिल में है, इसलिए जुबान पर भी वही है। देवराज ने उठते हुए उसकी बात कही। तो वैसे भी वो मुझे कहीं भी ढूंढ लेगा, इस वजह से मैं अपने लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता उसके साथ रहकर। और आपकी रिस्पेक्ट तो अब दिल में है, इसलिए जुबान पर भी वही है। देवराज ने उठते हुए अपनी बात कही तो डेविन चुप हो गया। तभी उसके सामने एक कैब आकर रुकी। तभी डेविन बोला, आज तुम मेरे साथ चलो, कहकर डेविन कैब में बैठ गया। तो देवराज के लब मुस्कुरा उठे, वो भी जल्दी से कैब में बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि बार बार डेविन का नंबर ट्राई कर रही थी, पर उसका नंबर है कि वो बता रहा था। रिद्धि का मुंह रोने जैसा हो गया। तभी रिद्धि कहती है, पहले मुझे ब्लॉक किया और अब नंबर बंद है। रिद्धि ने अपने बेड पर औंधे मुंह गिरते हुए कहा। उसी पल उसके कान में गाने के कुछ बोल पड़े जो कि टीवी पर चल रहे थे। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना। गाने के बोल सुनते ही रिद्धि के लब मुस्कुरा उठे, उसका चेहरा खिल गया और उसने टीवी की तरफ अपनी नजरें घुमाई तो टीवी पर उसे हीरो हीरोइन की जगह खुद और डेविन दिखने लगे। रिद्धि की स्माइल और भी बड़ी हो गई। वहीं डेविन सीधे अपने रूम में चला गया। देवराज को डेविन के साथ देख गोल्डी हैरान था। फिर देवराज ने उसे सब कुछ बता दिया। गोल्डी ने साथ वाला कमरा देवराज के दे दिया और खुद डेविन के पास चला गया और बोला, आ, मिल गया तुझे नया नंबर? गोल्डी ने डेविन के पास आते हुए कहा। तो डेविन बोला, नहीं, पर कल मिल जाएगा, डेविन ने कहा और अपने बेड पर करवट बदल कर लेट गया। उसे रिद्धि पर बेहद ही गुस्सा आ रहा था। वो गोल्डी ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि डेविन उसे टोकते हुए बोला, जाते हुए दरवाजा बंद कर दियो। गोल्डी ने एक नज़र डेविन की तरफ देखा, फिर सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। उधर देवराज रूम में पहुंचा तो उसने सबसे पहले संदीप को कॉल किया, पर उसने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। देवराज को कुछ अजीब लगा तो उसने उसके घर पर फ़ोन नंबर डायल किया। कुछ देर बाद कॉल रिसीव हो गया। मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, तो फ़ोन देवराज अभी कह ही रहा था, उतने में ही सामने से मोहित की आवाज़ आई, अब तू तो बच गया, पर जब तक आज मेरे सामने किसी की मौत ना हो जाए मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और हाँ, इम्पोर्टेंट बात तो बताना ही भूल गया, जिसे तू फ़ोन करने की कोशिश कर रहा है ना, वो तो आउट ऑफ नेटवर्क हो गया है। मोहित ने हंसते हुए कॉल एंड कर दिया। देवराज की हालत ये सब सुनकर खराब हो गई। वो तेजी से रूम से निकला और सामने से आते गोल्डी से टकरा गया। तो गोल्डी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तीन कमरे पास पास ही थे। तो डेविड ने गोल्डी की बात सुन ली। तभी देवराज बोला, वो संदीप संदीप के घर पर मोहित उसकी बेटी और बीवी को वो जानकर किसी को छोड़ेगा नहीं, कहते हुए देवरा तेजी से बाहर निकल गया। गोल्डी ने उसके पीछे गया। डेविन भी गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। गोल्डी ने गाड़ी स्टार्ट की तो देवराज उसके साथ ही बैठ गया। गोल्डी गाड़ी आगे बढ़ाने ही वाला था कि उतने में ही तेजी से डेविन आकर गाड़ी में बैठ गया। गोल्डी ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी आगे बढ़ा दी और देवराज उसे रास्ता बताने लगा। संदीप का घर पुलिस स्टेशन से अपोजिट डायरेक्शन में था और दूर भी। संदीप का घर भी ऐसे एरिया में था जहाँ बहुत कम घर थे। ये जगह उसकी वाइफ को बेहद पसंद थी, इसलिए संदीप ने वहाँ छोटा सा घर बनवाया था। संदीप का घर छोटा सा घर था, पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। दीवारों पर तस्वीरों के साथ कुछ ड्राइंग्स भी लगी हुई थी। उन सब के बीच मोहित आराम से वहां मौजूद छोटे से सोफे पर बैठा था। उसके आस पास उसके और भी आदमी खड़े थे और उन सबके सामने संदीप की लाश पड़ी थी। अपने हाथ में मौजूद लैंडलाइन का रिसीवर उसने सामने रख दिया और संदीप के पास बैठकर रोती हुई उसकी पत्नी सिमी को देखने लगा। सिमी पहले ही बीमार थी और अब तो उसे जैसे कोई होश नहीं था। पत्थर से वो संदीप की लाश से लिपटी थी। मोहित ने अपना हाथ बढ़ाकर सिमी की कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसी पल एक दर्द भरी चीख सिमी के मुंह से निकली। एक पल के लिए
उसका सिर भी घूम गया था। अगले ही पल उसने खुद को संभाला तो पाया वो मोहित के बेहद ही करीब थी और मोहित उसे ही देख रहा था। सिमी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मोहित को खींचकर थप्पड़ मार दिया और उससे दूर हो गई। वो खुद को संभाल नहीं पाई और नीचे पड़े संदीप के ऊपर गिर पड़ी। मोहित का गुस्सा बढ़ गया और उसने गुस्से से सिमी की तरफ देखा। सिमी में हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कर पाए, पर फिर भी वो मोहित से दूर होने लगी। पर मोहित ने उसे उसके बालों से पकड़ते हुए कहा, पहले तो तुझे आसान मौत मिलती, पर अब तेरी मौत सबसे बदतर होगी। इतना कहते ही उसने उसे अपने सामने मौजूद अपने आदमियों के बीच फेंकते हुए कहा, 15 दिन का वक्त है तुम सबके पास इसके इसे इसकी सजा देने के लिए। तभी मोहित के कानों में सिमी की चीख पड़ी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी सिगरेट निकाली और वहीं पीने लगा। आसपास घर ना होने की वजह से सिमी की चीखें उसके घर में ही सिमट कर रह गई। सिमी कुछ देर तक बस खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर धीरे धीरे उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। 6 आदमियों के बीच वो अकेली थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसकी वो दर्द भरी नजरें एक ही जगह टिकी हुई थी। मोहित इतने आराम से बैठा था जैसे ये सब उसके लिए आम बात है। वैसे भी ये सब उसके लिए आम बात ही तो थी। सिमी की आवाज जब जब धीमी पड़ती या वो अपने होश खोने लगती तो मोहित के आदमी उसे मारकर उसे और चोट पहुंचाते और उसकी दर्द भरी चीख पूरे घर में गूंज जाती। उसकी चीख सुनकर किसी को भी दया नहीं आ रही थी, पर वहां मौजूद लोग तो इंसान ही नहीं थे। मोहित ने अपना सिगरेट खत्म करते हुए कहा, बस चलो अब यहाँ से। मोहित के आदमी ने सिमी को छोड़ दिया। सिमी की सांसें अब भी धीमी धीमी चल रही थी। तभी मोहित बोला, ये अब तक जिंदा क्यों है? मोहित ने सिमी की तरफ देखते हुए कहा तो एक आदमी ने आगे बढ़कर अपने जेब से चाकू निकाला। रुको, मोहित ने कहा तो वो आदमी रुक गया और मोहित ने उसके हाथ से चाकू ले लिया और सिमी के पास बैठते हुए उसने कहा, मोहित सिंघानिया पर हाथ उठाने की सजा ज्यादा तो नहीं हुई ना? कहते हुए मोहित सिमी के चेहरे पर चाकू घुमा रहा था। फिर उसने उसके गाल पर एक कट लगा दिया। दर्द से सिमी की आंखें बंद हो गई और उसके गाल से खून के साथ आंखों से आंसू भी बहने लगे। सिमी की इतनी हालत खराब थी, मोहित को उस पर जरा भी दया नहीं आई। वही मोहित के आदमी अब भी सिमी को घूर घूर कर देख रहे थे। सिमी ने अपनी फड़फड़ाती हुई पलकें खोलकर गुस्से में मोहित की तरफ देखा तो मोहित ने उसके दूसरे गाल पर भी कट लगा दिया। दर्द से तड़प गई थी सिमी उस पल। मुश्किल से सिमी ने एक नज़र संदीप की तरफ देखा जो उससे कुछ दूर बेजान पड़ा था। सिमी की नज़रों का पीछा कर मोहित हल्के से मुस्कुरा दिया। उसी पल सिमी की नज़र संदीप से हटकर दूसरी तरफ चली गई और अब की बार मोहित ने सिमी की गर्दन पर उस चाकू से गहरा कट कर दिया। सिमी की आंखों में ठहरे आंसू बस बह गए और उसकी नजरें एक जगह टिकी हुई थी। फड़फड़ाती पलकें खुली रह गई और शांत हो गई, साथ ही उसकी सांसें भी थम गई। तभी मोहित के एक आदमी ने किचन में जाकर गैस ऑन कर दिया और सारी खिड़की दरवाजे उसने बंद कर दिए। मोहित बाहर जाकर शांति से गाड़ी में बैठ गया। अपना सारा गुस्सा जो लिया था उसने। कुछ देर के बाद मोहित के आदमी घर के बाहर निकल गए और सब गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। मोहित की गाड़ी जैसे ही निकली वैसे ही वहां गोल्डी ने आकर अपनी गाड़ी रोकी। देवराज, डेविन और गोल्डी तेजी से अंदर अंदर गए और घर की तरफ बढ़ गए। अंदर कदम रखते ही उनके एक कदम एक पल को ठिठक गए। अगले ही पल डेविन तेजी से आगे बढ़ा और उसने सोफे का कवर खींचकर सिमी के ऊपर डाल दिया। देवराज तो वो सब देखकर अपनी जगह पर ही जम गया। आंखों में आंसू थम गए। उसके मन में बस यही आया कि अच्छा होता कि उस ट्रक ने आज उसे ठोकर मार दी होती। गोल्डी और डेविन की आंखें भी लाल थी। गैस, गोल्डी ने कहा और तेजी से जाकर सारी खिड़कियां दरवाजे उसने खोल दिए, गैस भी ऑफ कर दी। उसने तभी उसकी नज़र एक छोटे से वॉच पर पड़ी जो गैस के पास ही था। उसमें टाइमर लगा हुआ था, टिक टिक 2, 9, 8, 7। गोल्डी उस घड़ी को देख रहा था कि उतने में ही किसी ने उसके हाथ से वो छीन लिया और उस घड़ी को खिड़की से बाहर फेंक दिया। छोटे से धमाके के साथ वो घड़ी ब्लास्ट हो गई। गोल्डी ने हैरानी से पलट कर देखा तो पीछे डेविन खड़ा था। उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा था। तभी गोल्डी ने हैरानी से कहा, ये क्या था? तो डेविन बोला,
अपने कर्मों को छुपाने के लिए उसने यहाँ ब्लास्ट करने का सोचा था। इस छोटे से टाइमर बम की मदद से वो सिलेंडर ब्लास्ट करने ही वाला था और ये केस भी बंद, डेवी ने कहा। तो गोल्डी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी बाहर से आती आवाजें सुनकर दोनों बाहर आ गए। देवराज कुछ ढूंढ रहा था तो गोल्डी बोला, क्या हुआ? गोल्डी ने देवराज को रोकते हुए कहा। तो देवराज बोला, संदीप की बेटी, वो यहाँ नहीं है, वो बहुत छोटी है। कहते हुए देवराज की आंखों में ठहरे हुए आंसू बाहर आ गए। डेविन और गोल्डी ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वो भी पूरे घर में संदीप की बच्ची को ढूंढने लगे। कुछ देर के बाद डेविन सिमी के लाश के बगल से निकलने लगा तो उसकी नजर उसकी खुली हुई आंखों पर पड़ी। डेविन ने सिमी की नजरों का पीछा किया तो वो हॉल में ही मौजूद एक छोटे से अलमारी की तरफ देख रही थी। डेवी ने झुककर सिमी की आंखें बंद कर दी और तेजी से उस अलमारी की तरफ बढ़ गया। डेवी ने जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला वैसे ही एक बच्ची उसे धकेल कर वहां से भागने लगी। वो बुरी तरह से डरी हुई थी। डेवी ने बच्ची को अपनी बाहों में लिया और वो छटपटाने लगी और जोर जोर से रोने लगी। डेवी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहकर उस बच्ची पर गिरने लगे। देवराज और गोल्डी भी डेविन के पास आ गए। कुछ ही देर में वो बच्ची रोते रोते डेविन की बाहों में ही झूल गई। डेविन ने बच्ची को संभालते हुए गोल्डी और देवराज से कहा, संदीप और उसकी वाइफ को गाड़ी में डालो जल्दी। गोल्डी और देवराज हैरानी से डेविन को देखने लगे तो डेविन बोला, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और इन्हें बाहर करो। अगर हमने मोहित पर केस किया भी तो भी मोहित पर ना उंगली उठेगी ना ही उसे सजा होगी, बल्कि घटिया इल्जाम लगेंगे तो भाभी पर, साथ ही इस बच्ची की जान को भी खतरा हो सकता है क्योंकि यही इस हादसे की गवाह है। इसीलिए इन्हें गाड़ी में डालो और सब कुछ पहले की तरह कर दो ताकि मोहित को शक ना हो। उसके आदमी एक बार यहाँ आएंगे जरूर। डेवी ने अपनी बात कही तो गोल्डी और देवराज ने एक शब्द नहीं कहा। कहीं ना कहीं देवराज भी जानता था कि पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी और ये केस दब का रह जाएगा और संदीप की बच्ची भी सामने आ जाएगी। तभी देवराज और गोल्डी ने मिलकर संदीप और सिमी को उठाकर गाड़ी में डाल दिया और उसकी बच्ची को भी। फिर सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करके गोल्डी ने गैस खुला छोड़ दिया। किचन में गैस खुला छोड़कर वो सब बाहर निकल गए और डेवी ने उन्हें गाड़ी में भेज दिया और खुद वहीं रुक गया। गोल्डी ने डेविन की तरफ देखा तो उसने उसे जाने का इशारा किया। गोल्डी वहां से निकल गया। घर में गैस भर गया। डेविन बाहर से ही किचन के खिड़की के पास आया और हल्की सी खिड़की खोलकर उसने अंदर जलती हुई तीली फेंक दी और तेजी से दूसरी तरफ कूद गया। उसी के साथ एक जोरदार धमाके के साथ संदीप का घर जलने लगा। डेविन घर से थोड़ी ही दूर था और उसे चोट भी आई थी, पर फिर भी वो उस जलते हुए घर को देख रहा था। एक और घर बर्बाद हो गया। डेविन के लब हिले और आंखें नम हो गई। क्या लगता है दोस्तों, कभी डेविन इस रिधि से शादी करेगा? क्योंकि पहले वाली तो दुनिया छोड़कर जा चुकी है। डेविन, गोल्डी और देवराज कैसे सजा दिलाएंगे इस मोहित सिंघानिया को? ये जानने के लिए कहानी का पार्ट 5 जरूर देखना। धन्यवाद।